सॉरी फॉर दैट। ओके, सो 3 ओंकार से शुरू करें। हाँ जी। ओ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नायक राजाधिराज गिराज सच्चिदानंद सच्चिदानंद सद्गुरु सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन अवधूत श्री चिंतन श्री गुरुदेव। गुरुदेव दत्त। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव एवरीबॉडी। आज हमारा सद्भाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर समीर गदिया है, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और उन्होंने ये कोविड में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया। तो आज हम उनसे सुनने वाले हैं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि थर्ड वेव इज येट टू कम। आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन बहुत जरूरी। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस लेक्चर, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम कि बेसिकली डॉक्टर समीर गढ़िया इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर और उन्होंने BAMS किया है और उन्होंने मास्टर्स किया है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। उनका 12 साल का एक्सपीरियंस है एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर और उनकी ख्याति ऐसी है कि बहुत अच्छी हिस्ट्री लेके जो पेशेंट उनके पास जाता है उनको जब पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाता है तब तक उनको अच्छी तरह से गाइड करते हैं। ही डज दिस हैंड होल्डिंग। उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में राजकोट की जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें काम किया है कोविड पेशेंट के साथ में और बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है। और वो रेकी भी जानते हैं। 2014 में उन्होंने रेकी सीखा है। 2015 में ही हैज बिकम रेकी मास्टर। सो अलोंग विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही इज आल्सो गिविंग रेकी टू द पेशेंट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, हम जानते हैं कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि जहाँ पे रेकी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन कि जो दोनों बहुत ही नेचुरल है और हीलिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके ही एक्सपीरियंस दैट उन्होंने कैसे लोगों को ठीक किया एंड व्हाट ऑल प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक so that the third wave doesn't hit any one of us. So wave of faith में हम ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में इनके गाइडेंस के हिसाब से करेंगे तो हम और आगे जाएंगे. So I request Dr. Samir Gadia to take over from here. Thank you. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव मैडम. जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव. थैंक यू वेरी मच. हम सबसे पहले कोविड-19 के बारे में बेसिकली हम सब जानते हैं. हम सब ने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में सब पढ़ा है, सुना है. मीडिया पेपर कोई बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, न्यूज़ भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी गाइडलाइन भी हमने देखी है. लेकिन मैंने जो कोविड के पेशेंट को ट्रीट किया है और कोविड के पेशेंट के बारे में जो मेरी गाइडलाइन रहती है वो मैं सबसे पहले वो पेशेंट को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कोविड में मैंने ऑब्जर्व किया है इम्यूनिटी पावर. जैसे पेशेंट की रिकवरी में मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो टॉपिक लगा है, जो बात लगी है कोविड की प्रिकॉशंस के लिए, कोविड की ट्रीटमेंट के लिए, कोविड के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज्यादा मैं इम्पोर्टेंस देना चाहता हूं तो इम्यूनिटी पावर को देना चाहता हूं. क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा है कि जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है वो पेशेंट कम मेडिसिन में, हमारे कम एफर्ट्स में अच्छी तरह से कम दिनों में रिकवर होते हैं. दूसरी तरह मैंने ऐसे देखा है कि यंग पेशेंट की जिसमें भी इम्यूनिटी पावर है वो डिस्टर्ब होता है, लो होता है, तो यंग पेशेंट भी बहुत सारी ट्रीटमेंट उसको करनी पड़ती है, उसको बहुत सारा टाइम लगता है कोविड के रिकवर होने में. और इसके बारे में सबसे ज्यादा मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहता हूँ इम्यूनिटी पावर को. तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की, जो आयुर्वेदिक के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट है और गुजरात गवर्नमेंट है, वो इम्यूनिटी पावर के लिए हमको क्या क्या गाइडलाइन करता है. सबसे पहले हम सबको मालूम है कि कोविड है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो श्वसन जो तंत्र जिसको हम बोलते हैं, जिसके से हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हाईलाइट करता हुआ एक वायरस के बेस पर होता हुआ एक सिंड्रोम है.
तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हाईलाइट करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है इम्यूनिटी पावर के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिन भर जितना हो सके उतना गर्म पानी पीना चाहिए। यानी कि वी शुड टेक हॉट वाटर एज अर्ली एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। हम जितना भी हो सके उतना हॉट वाटर पिएंगे तो उससे वायरस की जो हमारी बॉडी में फैलने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो सबसे ज्यादा वो हम रेकमेंड करते हैं गर्म पानी पीना। और हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 66 पार्ट है, वो हमारा पानी होता है, यानी कि जल महाभूत होता है। हम सब रेकी के साथ जुड़े हुए, तो जल महाभूत का इम्पोर्टेंस हमें मालूम है कि जब हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जल महाभूत यूज होता है। हमारी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज आप ले लो तो उसमें भी जल महाभूत जितना ज्यादा अच्छा हो उतना डिटॉक्सिफाई बॉडी ज्यादा होता है। तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन होगी जितना हो सके उतना गर्म पानी पीना चाहिए। दूसरी बात है रेगुलर बेस के ऊपर आपको योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रेकी, ये सबसे ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, हमारे जो मेडिटेशन और योगा के जो हमारे स्पिरिचुअल एफर्ट्स होते हैं, उससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को कि आप रेकी का रेगुलर यूज कीजिए। आप अपने 7 चक्रास को सबसे ज्यादा पावरफुल कीजिए। अलग अलग बॉडी पॉइंट्स के ऊपर भी आप रेकी दीजिए। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कोविड में कैसे रेकी दी जाती है। तीसरा जो पार्ट है जो हमारे जो हल्दी है, जो हमारे हर बरोज के रसोई में यूज होती है, किचन में यूज होती है। हल्दी है वो सब, लहसुन है, हल्दी है, वो सबसे ज्यादा उसको हम यूज करना चाहिए ताकि वो जो है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को सबसे ज्यादा बढ़ा सके। आयुर्वेद के मुताबिक एक और देखे बहुत अच्छा हम सबको मालूम है कि च्यवनप्राश सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी बूस्टर है, जो हम विंटर में सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रमोट करते हैं। तो च्यवनप्राश का भी आप हर रोज दिन में 2 टाइम 10 ग्राम दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। जो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो बिना शुगर वाले फ्री शुगर च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। अब बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज के आयुर्वेदिक च्यवनप्राश भी मिलते हैं। और ऐसा हो तो नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा कि च्यवनप्राश कैसे बनाया जाता है, कि आप होम बेस के ऊपर भी च्यवनप्राश आप बना सकते हैं। अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश लीजिए। च्यवनप्राश के में जो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है और सबसे ज्यादा हमें इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, हमारी वाइटलिटी फोर्स को वो डेवलप करता है। तो च्यवनप्राश रेगुलर बेस के ऊपर लेना चाहिए। दूसरी बात हर्बल टी, और जिसको हम डिकॉक्शन बोलते हैं, जो हर रोज आप ले सकते हैं। उसमें तुलसी है, तज है, मरी है, सूट है, काली द्राक्ष, ये सब हर्बल टी के बेस के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट टी। अब तो बहुत सारे जो पैकेट्स भी आते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स में, प्रिपेयर्ड डिकॉक्शन हम बना सकते हैं, ऐसे भी आ चुके हैं बाजार में, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर्बल टी और ये जो डिकॉक्शन है वो भी आपको बेनिफिट रहेगा। आप अपनी जरूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक, और उसमें लेमन जूस, लेमन रस भी ऐड कर सकते हैं तो भी आप चलेगा। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम जिसको बोलते हैं एक गोल्डन मिल्क के नाम की फॉर्मूला, हल्दी वाला दूध हम सबसे ज्यादा रेकमेंड करते हैं। मैंने सबसे ज्यादा अपने कोविड पेशेंट को, जब मैं कोविड की पेशेंट की ड्यूटी के ट्रीटमेंट के दौरान था, उसमें मैं सबसे ज्यादा पेशेंट को मैंने रेकमेंड किया था गोल्डन मिल्क का। 150 ml हॉट मिल्क में आप आधा चम्मच हल्दी मिला के दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का नाम गवर्नमेंट ने गोल्डन मिल्क दिया हुआ है। तो गोल्डन मिल्क की फॉर्मूला है वो भी सबसे ज्यादा कोविड में इफेक्टिव रही है। दूसरी बात, हर रोज जब आप अपने दोनों नोस्ट्रिल्स होते हैं, नेजल एरिया होता है, वो दोनों नोस्ट्रिल्स में 2-2 ड्रॉप्स तल के तेल या फिर नारियल के तेल या फिर घी, उसको भी आप लगा सकते हैं दोनों टाइम। तो जो वायरस है वो बॉडी में एंटर होने में वायरस को दिक्कत होगा, बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा, तो वो भी हम रेकमेंड करते हैं।
बाद में हम सबसे ज्यादा जो किचन यूज आइटम है, पुदीना है, अजमा है, लविंग है, लौंग है, वो भी सब हम सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है कोविड के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसको सिम्टोमेटिकली रिलीफ देने के लिए। तो ये बात हुई जनरल होम रेमेडीज की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि कौन कौन से ड्रग हमें लेना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात थी। दूसरा 4-5 4 to 5 थिंग्स और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग कोविड भी बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपका डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। हम सबसे ज्यादा हम समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि अन्न वही प्राण, जो वाइटल फोर्स है जिसको प्राण बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा हमको डाइट में मिलता है। तो डाइट से हमारा डाइट ही ऐसा होना चाहिए कि जिसको हमें इम्यूनिटी बेस के ऊपर हम कंसीडर कर सके। तो वैसा जो डाइट है वो क्या कंसीडर, हरी पत्ती वाली सब सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें स्प्राउट है, सीजनल फ्रूट्स है, वो सबसे ज्यादा हमको इस्तेमाल करना चाहिए, रेगुलर बेस के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो जो फ्रूट्स है, वो जो सीजनल फ्रूट्स है, वो जो सब ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसमें से हम जानते हैं कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के स्रोत होते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा हमको न्यूट्रिशंस मिलती है। हमारी न्यूट्रिशंस जो डेफिशिएंसी है वो उसके बेस के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इम्यूनिटी बेस के ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा ये जो पार्ट है, मैं डाइट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ वो भी आपको गाइड करने के लिए। आपने बहुत सारे पेशेंट में भी देखा होगा कि जब पेशेंट कोविड पॉजिटिव आते हैं तब डॉक्टर क्या करते हैं, विटामिन सी की गोलियां देते हैं, विटामिन डी की गोलियां देते हैं, कैल्शियम वाले सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ऐसा मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि वो ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि ये 4 और 5 डेज में हमको इम्यूनिटी बेस के ऊपर काम दिला सके। तो सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो जरूरी है कि हम रेगुलर बेस के ऊपर वो हम काम करें, रेगुलर बेस के ऊपर हम अपने डाइट से काम करें। अगर हम डाइट से काम करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं ये आपको गाइड करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा है वो हमारे लिए जरूरी है वो ग्रीन सब्जियां, हरी पत्ती वाली सब्जियां, हमारे सब फ्रूट्स, वो सब रेगुलर बेस के ऊपर हम रहेंगे। एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स, 90 डेज तक हम रेगुलर बेस के ऊपर वो लेंगे, तब बॉडी को पूरे विटामिन मिनरल्स मिलेंगे और इम्यूनिटी पावर ऐसा होगा कि हम कोविड को फाइट कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है अपना डाइट में ख्याल रखना। और दूसरा बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे बड़े बड़े सिटीज आते हैं उसमें सबसे ज्यादा फास्ट फूड है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, स्पाइसी फूड है, उसका जो रीति रिवाज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, लोग वो डाइट पसंद कर रहे हैं, अच्छी तरह से वो खाना खा रहा है। तो मैं वो चीजें सब अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपको वो इम्यूनिटी बेस के ऊपर काम नहीं हो पाएगी। अगर इम्यूनिटी बेस के ऊपर काम करना है तो आपको अपना डाइट है वो सात्विक रखना पड़ेगा। हम सब रेकी के साथ जुड़े हुए तो बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे कि सात्विक फूड किसको कहते हैं, कैसा फूड लेना चाहिए। तो जरूरी है कि वो ऐसा फूड लंबे समय तक लीजिए। दूसरा जो मैं पार्ट इम्यूनिटी के लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ वो आपकी स्लीप पैटर्न है। तो आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो भी नॉर्मलाइज होनी चाहिए, टाइम के ऊपर होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी नींद अच्छी तरह से ले, पूरा अपना बॉडी का ख्याल रख ले, पूरा रेस्ट ले। और दूसरा बात की भी जो डाइट और स्लीप दोनों के बारे में जो अपने पेशेंट को बोल रहा हूँ वो सबसे ज्यादा है कि टाइम के ऊपर खाना चाहिए, टाइम के ऊपर सोना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि शास्त्रों में भी बोला गया है कि काल इव ईश्वर, यानी कि समय को भगवान का दर्जा दिया है शास्त्र में। तो टाइमिंग का बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो टाइमिंग का जरूरी है। दूसरा जो आयुर्वेद में बताया गया है, काल भोजन आरोग्य करणाम श्रेष्ठम, यानी कि टाइम के ऊपर खाना है वो अपने हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। आयुर्वेद है बहुत साइंटिफिक साइंस है, हमको मालूम है आयुर्वेद को पंचम वेद बोला गया है। 4 वेद के बाद हम 5th वेद तो आयुर्वेद कंसीडर करते हैं।
तो सबसे ज्यादा हम इम्पोर्टेंस जो ट्रीटमेंट को देते हैं हमारी इंडियन कल्चर ऑफ सिस्टम है, लाइफ साइंस है, आयुर्वेद साइंस है, जो सबसे ज्यादा वो गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, अभी आयुष मंत्रालय भी उसको प्रमोट करती है। तो ये जो आयुर्वेद में बताया गया हुआ है कि टाइम के ऊपर खाना बहुत जरूरी है, ऐसे ही बातें हैं टाइम के ऊपर सोना भी बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम पे नहीं करोगे, टाइम पे नहीं खाना खाओगे, टाइम पे नहीं सोओगे, तो डेफिनेटली आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर अच्छा वर्क नहीं हो पाएगा। जो भी मैं अपने पेशेंट को सबसे ज्यादा जो टाइम देता हूँ और उसमें मेरे जो डाइटरी सिस्टम्स में वो पेशेंट को बिठाता हूँ, गाइड करता हूँ, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो टाइम के ऊपर अपना एक शेड्यूल बनाना कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कब नाश्ता करना चाहिए, कब लंच लेना चाहिए, कब डिनर लेना चाहिए, कितने बजे बाद डिनर नहीं लेना चाहिए, कब सोना चाहिए। ये जो बात है वो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि सबसे ज्यादा हम इसको प्रमोट करें, सबसे ज्यादा हम इसको टाइम के ऊपर दें। तो मेरी जो बात है वो उसमें मैं सबसे ज्यादा सोने के लिए, टाइम के ऊपर सोने के लिए 10 PM यानी कि रात को 10 बजे सोने से लेकर सुबह 5 बजे तक, 5 या 6 बजे तक सोना, 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर अवर इम्यून सिस्टम। उसमें जो रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम है वो हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए टाइम है। तो उसमें तो हम जितना ज्यादा सो पाएंगे वो हमारे लिए बेटर रहेगा, जरूरी रहेगा। तो डाइट, दूसरा बात मैंने बताया स्लीप, तीसरा बात मैंने जो हाईलाइट किया है वो अच्छे कर्मास जो हम सब कर रहे हैं, रेकी के थ्रू कर रहे हैं अभी। मैंने भी बहुत सारे आपके जो सिस्टम है सर के, अजीत सर के जो सिस्टम, उसमें 2-3 पेशेंट है वो भी मेरे पास साथ गाइडेंस के लिए आते हैं। उससे मैंने सुना है कि जो आपकी जो सिस्टम है उसमें आप रेकी एक दूसरे को पास करते हैं, एक फैमिली जैसा माहौल बना रहता है। आप हर बार हर रोज मीटिंग करके, जूम मीटिंग करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, रेकी के जो आपका बेनिफिट्स है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है अच्छे कर्मास के लिए। और हमारे कर्मास जितने अच्छे रहेंगे उतने ऊपर हम अपने डिसीज के ऊपर अच्छी तरह से काम करेंगे, ट्रीटमेंट के ऊपर अच्छी तरह से काम करेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या कोविड के इसे ट्रीटमेंट में जरूरी है? डेफिनेटली जरूरी है। अब हम सबसे ज्यादा जो डेथ हुए हैं वो हम सब देख रहे हैं कि ओल्ड एज में हुए हैं। कोविड की जो ट्रीटमेंट्स है उसमें लो इम्यूनिटी पावर में सबसे ज्यादा डेथ हुए हैं। तो मेरे मुताबिक जिसके कर्म अच्छे थे, जिसकी एक्टिविटीज अच्छी थी, जो रेगुलर बेस के ऊपर डोनेशन करते हैं, रेगुलर बेस के ऊपर रेकी करते हैं, रेगुलर बेस के ऊपर नेचर की सिस्टम के साथ जुड़े हैं, अगर आप नेचर के साथ भी जुड़े हुए हैं ना तो भी नेचर आपका प्रोटेक्ट करेगी। मैंने बहुत सारे पेशेंट में भी देखा है और हीलिंग में भी मैंने देखा है कि जो नेचर के जिसका सॉफ्ट नेचर होता है, अच्छी तरह से होता है, उसको रिकवरी भी बहुत ज्यादा अच्छी आई है, वो मैंने देखा है। तो अच्छे कर्मास, हमारा डाइट और हमारा स्लीप, ये 3 पार्ट है वो हमारी इम्यूनिटी के जरूरी है। और आगे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा है वो आयुर्वेद के मुताबिक कौन कौन से प्रयोग करना चाहिए। अब हम रेकी के ऊपर समझते हैं कि रेकी और जो एक्चुअल कंडीशन में राजकोट की थी, यहाँ पे गुजरात की, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो कोविड के ट्रीटमेंट के दरमियान मैंने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया, उसमें जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा था उसकी रिकवरी अच्छी मुझे मिली। वो पेशेंट चाहे 80 साल का था, 70 साल का था, तो उसमें मुझे रिकवरी अच्छी तरह से पाई गई। बिना ऑक्सीजन के ऊपर बगैर वो अच्छी तरह से ट्रीट हो पाए, होम बेस के ऊपर ट्रीट हो पाए, अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं हुई। तो वो बहुत जरूरी है कि इम्यूनिटी पावर। और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी देखे जो 25 ईयर के, 30 ईयर के, 40 ईयर के थे, जिसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल इरेगुलर थी, इम्यूनिटी पावर कम था, उसमें रिकवरी नहीं मिली और संजोगों के साथ उसका डेथ भी हो गया। इतने वो भी पेशेंट अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर रोल जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कोविड की ट्रीटमेंट के दरमियान इम्यूनिटी पावर। ये सब हम कर रहे हैं। दूसरी बात हम समझते हैं कोविड वैक्सीन के बारे में।
कोविड वैक्सीन भी गवर्नमेंट अच्छी तरह से अपना ट्राई कर रही है, अपना सब कुछ वो प्रयत्न कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक वो कोविड की वैक्सीन लगवा सके। कोविड की वैक्सीन है वो आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम डेवलप करती है। जैसे कि सोल्जर्स हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो वो सोल्जर्स हमारे दुश्मन के ऊपर कैसे अटैक करेंगे, वो एक प्रैक्टिस मैच जैसा है। तो वैक्सीन भी अब है, वो भी गवर्नमेंट ने टूल्स दिया हुआ है। वैक्सीन अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो अब हमारा टॉपिक नहीं है अभी चर्चा करने का, डिस्कस करने का। लेकिन अब हम रेकी के साथ जुड़े हुए, तो हम आयुर्वेद से, हम अपनी डिफेंस से, हम अपना बॉडी ही ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप करें, हम अपना इतने लेवल के ऊपर हम बॉडी की इम्यून सिस्टम को ले जाए, हम अपने कर्मास को ऐसे लेवल के ऊपर ले जाए, हम अपनी डाइट को ऐसे लेवल के ऊपर ले जाए, हम अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे लेवल के ऊपर ले जाए ताकि कोविड का हमको कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। कोविड के पेशेंट की ट्रीटमेंट के दरमियान जो सबसे ज्यादा है, अब हम देखे कि रेकी के माध्यम से कोविड की पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं, और उसमें मेरी क्या स्पेशली जो गाइडलाइन रही है, वो मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि कोविड के पेशेंट को रेकी के ट्रीटमेंट के दरमियान मेरा क्या एक्सपीरियंस रहे, कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते थे। जो होम बेस के ऊपर जो पेशेंट थे वो अच्छी तरह से वो ले पा रहे थे, अपने 7 चक्रास को क्लीन कर रहे थे, अपनी ओरा को क्लीन कर रहे थे, जो अपनी 7 चक्रास के ऊपर अच्छी तरह से काम कर रहे थे। उस पेशेंट में मुझे ऐसा लगा कि कोई डिफिकल्टी नहीं हुए कोविड के ट्रीटमेंट के दरमियान मुझे ट्रीट करने में या फिर मुझे रेकी देने में। जो आईसीयू के पेशेंट एडमिट थे उसको भी मैं रेकी देता था, उसको भी लिंक देता था। जो दूसरे अस्पताल में भी बहुत सारे डिस्टेंस में भी, और आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द स्टेट, उसमें भी मैंने डिस्टेंस से वो हीलिंग किया है। उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कोविड का जो एक्सपीरियंस मेरा है वो आप डेफिनेटली ये चक्रास हील करिए। कोविड में सबसे ज्यादा मैंने पाया गया है वो है उसका फियर, यानी कि डर। कोविड हुआ तो पेशेंट इतने घबरा जाता है, इतने फियरलेस हो जाते, फियर हो जाता है कि अब क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो मेरे मुताबिक जब हम भय यानी कि फियर होता है, तब आयुर्वेद के मुताबिक सबसे ज्यादा वो जो डिस्टर्ब होता है वायु पित्त कफ में, वो डिस्टर्ब होता है वायु। वात सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है, वायु पित्त और कफ। जिसको आयुर्वेद पता होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसको पता होगा कि वायु पित्त कफ के मुताबिक आयुर्वेद की ट्रीटमेंट रहती है। तो वायु सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो वायु सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तब हम क्या करेंगे। और सबसे ज्यादा उस वक्त मैंने पाया गया है वो है 2 और चक्रास। एक है मूलाधार चक्र, क्योंकि जो बेसिक जो हमारा आधार है 7 चक्रास के सबसे ज्यादा आधार है वो है मूलाधार चक्र। उसका नाम ही बोलता है कि मूल प्लस आधार, जो रूट चक्रास हम बोलते हैं। तो रूट चक्र जिसको कोविड का सबसे ज्यादा डर हो, उसको रूट चक्र के ऊपर आप सबसे ज्यादा रेकी दीजिए, सबसे ज्यादा हील कीजिए रूट चक्र को, सबसे ज्यादा उसको पावरफुल बनाइए। दूसरी बात, पेशेंट को कुछ फीलिंग्स के लेवल के ऊपर कोई डिस्टर्ब होता है। अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट होता है तब कोविड के हिस्ट्री लेता है तो ऐसे ही बोलता है कि अब तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा। तो जो ऐसा जो क्वेश्चंस होते हैं उससे हमको लाइट होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस है वो फीलिंग्स के ऊपर आधारित होते हैं। तो फीलिंग्स के साथ कौन सा चक्र जोड़ा है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा जो हार्ट चक्र है वो सबसे ज्यादा फीलिंग के ऊपर, उसके साथ अटैच हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमको हार्ट चक्र के ऊपर रेकी देना चाहिए, और उसको फियरलेस बनाने के लिए, उसको जो सिंपैथी देने के लिए, उसकी जो फीलिंग्स है उसके ऊपर हमको काम करने के लिए हार्ट चक्र को हील करना चाहिए। और हार्ट चक्र के बगल में हम देखा है कि जो कोविड जो डिसीज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसीज है, तो वो हार्ट से नजदीक है, फेफड़ों से नजदीक है, लंग्स के नजदीक है। तो लंग्स, फेफड़े जो उसको बोलते हैं, और हार्ट, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया होता है जिसको हम चेस्ट रीजन बोलते हैं, उरव प्रदेश बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो चक्र होता है वो है हार्ट चक्र। तो पहले आप मूलाधार चक्र, दूसरा आप हार्ट चक्र। तीसरा पेशेंट का कंसंट्रेशन देखना चाहिए, उसका
उसका अटेंडेंस देखना चाहिए। जब हम रेकी पास करते हैं तो रेकी कैसे जाती है, उस तक पहुंचती नहीं है कि वो पहुंचती नहीं है, वो रेकी के एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि वो पेशेंट को रेकी जा रही है या नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, पेशेंट बहुत सारा डिस्टर्ब है। तो ऐसे मैंने देखा है कि ऐसे समय उसको आप पेशेंट जब सोता हो और आप जगते हो, ऐसे समय रेकी देनी चाहिए। वो मैं ऐसा काम करता था जब मैं कोविड के दरमियान में ड्यूटी में था, तो मेरी नाइट ड्यूटी भी आती थी, डे ड्यूटी भी आती थी। डॉक्टर्स जो है वो कम थे, पेशेंट्स बहुत ज्यादा था, तो 15 आवर्स 24 आवर्स में तो 15 to 16 आवर्स हमें वर्क करना पड़ता था। तो उसमें नाइट में भी हम रहते थे ड्यूटी के दौरान। तो रात को 2 बजे मैं जो रेकी के पेशेंट थे उसको रेकी भेजता था, उसको रेकी सेंड करता था। तो जो जब पेशेंट सोया हुआ होता है तब आप रेकी देते हैं, तो उसके जो डाउट्स होते हैं, उसके जो क्वेरीज होते हैं, वो उसके ऑब्स्ट्रेकल से वो सब दूर होके रेकी अच्छी तरह से उसमें जा पाती थी, अपना वर्क कर पाती थी। और उसका भी मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट रेकी के पेशेंट में देखे हैं। इवन दो आईसीयू के जो एडमिटेड पेशेंट है, आप सबको मालूम है वन ऑफ द फेमस इंजेक्शन रेमडेसिविर, और वो सब कुछ सबको आपको मालूम है कि ऐसे भी ट्रीटमेंट चलती थी, ऑक्सीजन के ऊपर थे, उसको भी इस टाइम के ऊपर रेकी देते थे तो अच्छी असर होती थी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें पेशेंट के ऊपर मिलता था। तो ये 3 चक्रास 3 बात मैंने बताई रेकी से ट्रीटमेंट करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि रेकीस को ऐसे पास करें और रेकी से ऐसे हील कर पाए, तो बहुत अच्छा है, तो जरूरी है। तो मैडम ये एक क्वेश्चन थोड़ी पूछूं मैं बात आपको? है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। एक ये जानना था कि आयुर्वेद इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कैसे काम कर सकता है, कि उसमें क्या हमें कोई गोलियां खानी चाहिए या फिर आपने जो अभी ये सारा कुछ बताया तो उससे हो जाएगा? आयुर्वेद में सबसे ज्यादा मैंने जो हाईलाइट किया कि हॉट वाटर मैंने हाईलाइट किया, एक योगा मेडिटेशन और हाईलाइट किया। तीसरी बात जो हम किचन बेस्ड यूज कर सकते हैं, जो मसाले होते हैं वो हाईलाइट किया, च्यवनप्राश हाईलाइट किया, हर्बल टी हाईलाइट किया, गोल्डन मिल्क हाईलाइट किया। ये सब रेमेडीज हम रेगुलर बेस के ऊपर कर सकते हैं। दूसरा सबसे पार्ट है डाइट, स्लीप और अच्छे कर्मास। ये 3 जो पार्ट मैंने बताया, ये सारी चीजें हम अपने डेली लाइफस्टाइल में करेंगे तो डेफिनेटली इससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये एफर्ट्स कम से कम मेरे मुताबिक, मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है, वो 50 दिन से ज्यादा 50 डेज से ज्यादा दिन तक हम रेगुलर बेस के ऊपर करेंगे, तब हम पेशेंट में इम्यूनिटी बेस अच्छा रिजल्ट पाएंगे। और आयुर्वेद के मुताबिक जो हर्बल डिकॉक्शन है वो रेगुलर बेस के ऊपर ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं। और दूसरा बात, एक गिलोय की घनवटी, जिसको हम सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है, गिलोय की घनवटी, उसका नाम है शंशमनी वटी। तो ये गिलोय की जो घनवटी है उसका भी हम सबसे ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो डेफिनेटली गिलोय भी ऐसा बोला जाता है कि नेचुरल क्विनाइन है वो, उसमें जो फीवर के बेस के ऊपर और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे कंटेंट्स उसके अंदर है। और गिलोय घनवटी बहुत जरूरी है, तो गिलोय की घनवटी है वो सुबह को 2 गोली, रात को 2 गोली, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तो लंबे समय तक भी ले सकते हैं, उसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आयुर्वेद के मुताबिक उससे भी अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि जैसे आपने बोला कि ये सारा करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो एक्चुअल में अपने बॉडी में क्या होता है कि जिस हिसाब से हम बोलेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ेगी? अच्छा, जो सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो हम मेजरमेंट करते हैं उसकी जो उसकी लड़ने की शक्ति, जब वायरस बॉडी में एंटर होता है तब उसकी लड़ने की जो शक्ति है, उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वर्क करता है। और मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा अच्छी नींद आ जाना, टाइम टाइम के ऊपर जब हमको टाइम हो और 5-6 घंटे हो, अच्छी तरह से भूख लगना, अपेटाइट अच्छे होना, टाइम के ऊपर खाने से अपेटाइट हमको अच्छा लगे कि भूख लगी है, हम रेगुलर बेस के ऊपर भूख अच्छी लगी है, अच्छा तरह से खाना खा रहे हैं, अच्छी नींद आ रही है। दूसरी बात, जो हमारा मेंटल जो स्टेटस है उसमें पीस का महसूस होना, क्योंकि जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं ना, तब हम हमारे शब्द कम हो जाते हैं।
हमारे वर्ड्स है वो डेफिनेटली कम हो जाते हैं, और बॉडी है और माइंड है वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स महसूस होता है। तो जब हमारा बॉडी माइंड एकदम रिलैक्स महसूस हो, अपेटाइट अच्छी हो, स्लीप पैटर्न अच्छी हो, तब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो साइंस है उसके हमको आइडेंटिफाई होता है कि बॉडी में धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि ये 3-4 साइंस हमको मेजर करना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन था सर कि जैसे आपने बोला कि आयुर्वेद से आपने बहुत सारे कोरोना पेशेंट को हील किया है, तो यस। इसका कोई रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल हुआ है कि जिसके हिसाब से हम प्रूव कर सके कि रिसर्च आयुर्वेद बेस्ड, वर्क्स ऑन कोरोना? क्योंकि जनरली लोगों की क्या मेंटालिटी होती है कि अगर किसी को कोविड हो गया तो दे गो टू एलोपैथी ट्रीटमेंट ओनली, जबकि ये भी देखा गया है कि होम्योपैथी और आयुर्वेद से काफी अच्छे से ठीक हो जाते हैं और उसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जो हम देखते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन में हो रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसे रिसर्च होगा या है ऑलरेडी, तो इट विल हेल्प मेनी ऑफ द पीपल कि यस। ये आयुर्वेद की एफिकेसी है कोरोना को ठीक करने की। ओके, सबसे ये बात है जो रेगुलर बेस के ऊपर नॉर्मल बोलते हैं, जो आयुर्वेद के हमारे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब हाईलाइट करते हैं सब पेशेंट को। अभी मैंने जो हमारा जो लेक्चर दिया, हमारा जो स्पीच दिया मेरा, वो जनरलाइज था। लेकिन आयुर्वेद के ट्रीटमेंट होती है उसमें ऐसा बोला जाता है कि हर ताले की चाबी अलग होती है। तो डेफिनेटली पेशेंट के मुताबिक हम अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा कोई कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं होता जैसे एलोपैथी में होता है, क्योंकि एलोपैथी क्या है कि वो केमिकल बेस के ऊपर साइंस रहे। एग्जांपल दूं, अगर शायद पेशेंट अमेरिका में ही, यूएस में है, तो भी वो फीवर के लिए पैरासीटामोल लेगा। हम राजकोट वाले पेशेंट की फीवर के लिए एलोपैथी डॉक्टर्स भी पैरासीटामोल ही देंगे। तो एलोपैथी है वो ऐसा है कि वो जनरलाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है। आयुर्वेद का क्या मतलब है कि आयुर्वेद के पेशेंट्स के ऊपर उसकी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। कोजेज ऑफ द डिसीज क्या है, डिसीज के कोज के ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद में क्या लिखा है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जना, यानी कि लाइट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि वो निदान का जो जिसके कोज के मुताबिक पेशेंट को जो डिसीज हुआ है तो वो कोज रिमूव करने का ट्राई करते हैं। इसीलिए मुझे भी मेरी अपनी ओपीडी में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पेशेंट को आतुर से अंतरात्मा में, रोगी के अंतरात्मा तक जाऊं तो मुझे उसका डिसीज का कोज मिले। डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे पेशेंट के केस पेपर्स है, जो केस पेपर्स है ये कैसे हमने आयुर्वेद से पेशेंट्स को ट्रीट किए हुए हैं। और वैसे भी क्लिनिकल डेटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का भी है, सभी के डेटा से। बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स जो प्राइवेट क्लिनिक्स भी चलाते हैं उसके पास भी डेटा है कि कैसे हमने आयुर्वेद ट्रीटमेंट को हाईलाइट किया है। उसमें बहुत सारी मेडिसिन हमने यूज की है। जैसे भी बोलूं कि संसमनी वटी जो गिलोय की घनवटी मैंने बोली, 10 बोल क्वाथ बोला, भारंग्यादि क्वाथ, पथ्यादि क्वाथ, राशनादि क्वाथ, ये सब डिकॉक्शन वाले क्वाथ हमने यूज किए हैं। काश श्वास हरिरस टेबलेट को यूज किया है, क्वाश सास्वर योज को यूज किया हुआ है, सीतोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, अभयादि मोदक, बहुत सारे पेशेंट्स को हमने रेच भी दिया हुआ है, उसको परगेटिव्स बोलते हैं जिसको। तो डेफिनेटली आयुर्वेद है वो लाइफ साइंस है और प्रूवन साइंस है, और हमारे पास पेशेंट्स के मुताबिक डिफरेंट केस पेपर भी है। तो आयुर्वेद के डेफिनेटली आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और आयुर्वेद के से हमने जो रिकवरी है वो एलोपैथ से जो नहीं कर पाती, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में आयुर्वेद में भी कमाल करके दिखा है, ऐसे पेशेंट्स को हमने भी ट्रीट किए हैं। तो डेफिनेटली वो अच्छा साइंस है, और ये सब दवाइयां हमने पेशेंट के मुताबिक ली है। अगर कोई पेशेंट की हिस्ट्री हो तो हम डेफिनेटली गाइड कर पाएंगे कि उसमें क्या करना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन था कि जैसे वायरस के बारे में आयुर्वेद में कुछ रेफरेंस है कि जहाँ पे कुछ कहा गया हो कि इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उसको हम आयुर्वेद से इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ रेफरेंस है क्या? वायरस का तो रेफरेंस आयुर्वेद में है, वायरस बैक्टीरिया वो सबका रेफरेंस आयुर्वेद में है। लेकिन अगर आप कोविड के बारे में मुझे पूछे तो कोविड का जो रेफरेंस है वो आयुर्वेद में थोड़ा अलग दिया हुआ है। कोविड में जो फीवर होता है उसमें हम सन्निपात ज्वर उसको बोलते हैं, कि अलग अलग प्रकार के लक्षणों से मिला हुआ एक फीवर जिसको बोलते हैं सन्निपात ज्वर जिसको बोलते हैं। तो ये सन्निपात ज्वर जो डिसीज का नाम है, तो वो उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा आयुर्वेद का में जो सबसे ज्यादा है वो जनरल डिसीज नहीं है, ये पेंडेमिक है। ये पेंडेमिक जिसको महामारी बोलते हैं, पेंडेमिक है।
पेंडेमिक को हम सबसे ज्यादा जनपदोध्वंस के साथ कंपैरिजन करती है। जनपदोध्वंस मींस एक ऐसे टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स का, ह्यूमन बीइंग का डेथ हो जाना, जनपदोध्वंस। और उसका जो कारण है वो आयुर्वेद में दिया गया हुआ है कि प्रदूषित वायु, जो पॉल्यूटेड एयर होती है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, वो डेफिनेटली हमारे नेगेटिव इफेक्ट करती है। और सबसे ज्यादा है वो है अधर्म, रिलीजियस के अगेंस्ट कोई जाना। अगर हम अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, अगर हम नेचुरल के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अगर हम कोई पेड़ है उसको काट देते हैं, अगर हम कोई है नदी में कचरा डालते हैं, तो डेफिनेटली ये जो हमारे अधर्म से, कुदरत की सिस्टम्स के अगेंस्ट हम जब वर्क करते हैं, तो ये अधर्म में आता असंतुलन है। क्रिएट करते हैं। यस यस, असंतुलन के मुताबिक ही पेंडेमिक होता है, जिसको जनपदोध्वंस बोला गया है। और ऐसे पेशेंट्स को भी कैसे ट्रीट कर पाएंगे? महामृत्युंजय मंत्र से ट्रीट कर पाएंगे हम। महामृत्युंजय मंत्र का आप हम जाप करेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट को थे कि 103 फीवर था, फीवर कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। आप चाहे कितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां दे दो, कितनी भी एलोपैथिक दवाएं दे दो, फीवर कंट्रोल में नहीं होता। बाद में हमारे पास हवन है, हमारे पास यज्ञ है, हमारे पास मंत्र है, तो हमारे पास रेकी है। रेकी रेकी के जो ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उसको मैं ऐसे बोलता था कि अपनी मेडिसिन को भी रेकी दे दो। जो आप दवाइयां ले रहे हैं ना, उसको भी आप रेकी दे दो। आप जो भी खाना खा रहे हैं ना कोविड के दरमियान, उसको भी रेकी दे दो। जो भी है वो आप रेकी दे दो। सब लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली सभी को रेकी दे दो। रेकी है वो इतना नेचुरल है कि और इजी है। हम खाना खाते खाते भी रेकी कर सकते हैं, हम अपनी रेगुलर बेस के ऊपर रेकी कर सकते हैं। तो ये जरूरी है ना। हम अच्छी जो कर्म, अभी मैंने लेक्चर शुरू किया उससे भी पहले 2 मिनट मैंने रेकी की, फीलिंग किया कि मेरा जो भी डिलीवर करना चाहता हूँ, जो इतने सारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उसको मैं अच्छा गाइड कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने भी रेकी दिया। आज मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था, तो मैं गाइड कर पाऊँ 7 बजे तक फ्री हो जाऊँ, उसके भी पहले मैंने रेकी दिया। तो ये रेकी है। रेकी आई थिंक जो रेकी चैनल है ना, उसको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि कोविड के से फियरलेस होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और मंत्र चिकित्सा भी हम कर सकते हैं जो अधर्म सर, के आपको नाश के लिए। जानकर ये खुशी होगी कि अभी ये जो वेव ऑफ फेथ प्रोग्राम है, तो उसमें गुरुजी ने हम सबको ये महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र स्वाहाकार, फिर दिगंबरा का जाप, राम रक्षा स्तोत्र, गुरु यतिवर स्तोत्र, ये सारे स्तोत्र करने के लिए हमें बोला है। तो हम लोग ये मंत्र चिकित्सा तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। एंड आपको ये भी जान के खुशी होगी कि जब हम रेकी भेजते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें भी हम पेशेंट के लिए भी ये सारे मंत्र और स्तोत्र चैंट कर रहे थे कि ताकि उनको ये बेनिफिट हो जाए। हमने ये भी देखा है कि दिगंबरा का जो जाप है, वो अगर कोई कोविड पेशेंट सुनता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग ये सारा डेटा इकट्ठा करके वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इट टू गवर्नमेंट ऑल्सो। तो इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन था कि काफी लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद में लेड और मर्क्यूरी यूज करते हैं उसके जो दवाई है उसमें। तो इसके लिए काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मर्क्यूरी और लेड अगर हमारे शरीर में जाएगा तो शरीर को नुकसानकारक हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ है क्या, एंड लोगों को डरना चाहिए कि नहीं? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो। और उसमें मैं सबसे पहले जो गाइड करना चाहता हूँ कि आप बुरा मत मानेंगे, मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप आयुर्वेद दवाइयां लेना तब भी आप अपने आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बस सबसे पहले आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती है उसमें लेड और मर्क्यूरी आता है। तो उसका बेसिक रूल्स होता है कि वो 6 महीने तक ले सकते हैं, बाद में 1 महीने का गैप हम जनरेट करते हैं, बाद में अगेन फिर 6 महीने तक कंटिन्यू रखवाते हैं, बाद में 1 महीने का गैप क्रिएट करते हैं। तो ऐसी जो मेडिसिन रहती है वो हम गैप के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक देते हैं। दूसरी बात, जो आयुर्वेद में लेड और मर्क्यूरी वाली जो दवाइयां आती है वो अच्छी कंपनी के परचेस करना चाहिए। मैं अच्छी कंपनी किसको बोलता हूँ? हिमालय है, संडू है, डाबर है, चरक है, बैद्यनाथ है। ये जिसको आयुर्वेद दवाइयां बना से 50 ईयर से ज्यादा साल बीत गए हुए हैं, 50 साल से ज्यादा वो आयुर्वेद के फील्ड में है। तो ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज की आयुर्वेदिक दवाइयां यूज करनी चाहिए। दूसरी बात, अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा लगे तो ऑथेंटिकेशन वेबसाइट्स होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष की वो जो वेबसाइट होती है,
जो उसके ऊपर भी हमको बहुत अच्छी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वैसे ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर हाईलाइट करके उसके ऊपर देख के भी थोड़ा गाइडेंस हमें मिल सकता है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो होता है मर्क्यूरी और लीड प्रिकॉशंस के साथ कनेक्ट करना चाहिए, हमें लेना चाहिए, और उसका डोज भी होता है कि हर रोज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। मात्रा भी हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, तो मात्रा में लेने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो वो इनफ क्वांटिटीज में बॉडी में अंदर जाए और डॉक्टर के कंसल्ट करके जाए और अच्छी कंपनी के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ऐसे ही बहुत लंबे समय तक कोई भी कंपनी की मेडिसिन होती है वो लंबे समय तक लेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, तो शायद नुकसान भी हो सकता है ऐसी मेडिसिन में। सर क्वेश्चन ऐसा था कि हम अपने आप से नहीं, लेकिन समझो कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो Yes. हाउ इफेक्टिव इट इज, और लोगों को ये डर रहता है मन में कि अगर अपने शरीर में मर्क्यूरी और लेड कैसे भी जाएंगे तो नुकसानकारक है, तो इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। ये जो भय होता है उसकी वजह से काफी लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं है और दे प्रीफर टू चूज एलोपैथी। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? नो, ये गलत बात है। अगर आयुर्वेद डॉक्टर आपको गाइड करते हैं कि ये दवाई आप लेनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली लेनी चाहिए। अच्छी कंपनी की लेंगे, डॉक्टर साथ के साथ कंसल्ट करेंगे, और डॉक्टर ने जितने दिन के लिए दवाइयाँ लेने के लिए, जितने महीने के लिए दवाइयाँ लेने के लिए की है, उतने समय तक हम लेंगे। वापस में डॉक्टर के साथ हम परामर्श में रहेंगे, उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। ऐसे ही एलोपैथी मत प्रीफर कीजिए। एलोपैथी से बहुत ज्यादा आयुर्वेद है, वो साइंटिफिक है, वो लंबे समय के तक सोचता है, डिसीज को रूट के ऊपर क्लियर करता है। तो अगर डॉक्टर के साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप लंबे समय तक भी वो दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन एलोपैथी से ज्यादा तो आप आयुर्वेद प्रीफर कीजिए, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और हमारा बॉडी के दोष धातु को बैलेंस करता है, तो अच्छा है डेफिनेटली। अच्छा सर, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आयुर्वेद में बहुत टाइम लगता है हील होने में, इसलिए एलोपैथी है तुरंत इफेक्ट देती है। सो कोरोना में ऐसा है कि बहुत टाइम लेता है, तो पहली चीज की क्या है, आयुर्वेद में ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम लेता है हील होने के लिए, या एलोपैथी और आयुर्वेद सेम टाइम लेता है हील करने के लिए? तो टाइम की अगर बात करें ना, तो सबसे ज्यादा मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हर्बल मेडिसिन डिकॉक्शंस जो हम देते हैं ना, वो मेरे हिसाब से हमने जो देखा है वो 1 या 1.5 घंटे में ही फीवर का जो वो कंट्रोल कर पाता है। अगर उसके साथ हम तो सब रेकी चैनल है, तो उसके साथ हम रेकी यूज करेंगे, हम मंत्र चिकित्सा यूज करेंगे, तो मैंने देखा है 30 मिनट्स, हाफ एन आवर में फीवर के ऊपर कंट्रोल पाया जाता है कोविड के पेशेंट में। अगर पैरासीटामोल भी दे दे तो भी हाफ एन आवर टू 1 घंटा तो लगता ही है। तो डेफिनेटली आयुर्वेद ट्रीटमेंट हम सब रेकी के साथ जुड़े, तो साथ में रेकी, मंत्र चिकित्सा, ये सब करेंगे तो एलोपैथी से हम कई गुना आगे निकल जाएंगे, और डेफिनेटली कोई साइड इफेक्ट के बगैर हम अपनी कोविड की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये तीनों मिला है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिंपल मेडिसिन भी 1.5 या 2 घंटे में कोविड के पेशेंट में भी रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट मैंने देखा है और ट्रीट भी किया है ऐसे पेशेंट को। तो बहुत इतना कुछ स्लो है आयुर्वेद, वर्किंग स्लोली, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद वर्क्स इवन इन सम पेशेंट्स फास्टर देन एलोपैथी। सो ऐसी सब जो बिलीफ है वो बिल्कुल हटा दीजिए, आयुर्वेद को प्रीफर कीजिए आप सबसे ज्यादा। ओके, और एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि कहीं पे मैंने ऐसे पढ़ा था कि आयुर्वेद में कोविड नाम का रेफरेंस है और जो एक वनस्पति है, तो क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं मैडम, ऐसा कोई रेफरेंस कोविड नाम से, ऐसा कोई रेफरेंस एग्जैक्ट कोविड नाम से कोई ऐसा कोई रेफरेंस आयुर्वेद में नहीं है कि ये क्या कोई, या फिर कोई डिसीज का नाम भी कोविड दिया गया हुआ है, ऐसा भी आयुर्वेद में नहीं हुए। और ऐसा कोई वनस्पति का नाम भी दिया हुआ है, ऐसा भी आयुर्वेद में नहीं है। कोविड के नाम से आयुर्वेद में कोई क्लासिकल बुक्स में भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। वो 1-2 रेफरेंस थे, वो सब सोशल मीडिया के ऊपर थे, उसमें भी हमने रिसर्च कर लिया है, वो संहिता पढ़ के देख ली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो डेफिनेटली कोविड के नाम से, क्लासिकल कोविड के नाम से कोई आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन नहीं है। ओके सर, अभी कुछ लोगों ने हैंड्स रेज किए हैं, तो हम उनके क्वेश्चंस लेंगे। ये मेरा भी एक सवाल है कृपा, उसके पहले। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि इतनी परिस्थिति खराब हुई थी 4-5 महीने पहले,
फिर भी ऐसा क्यों नहीं है कि एलोपैथिक वालों ने बाकी सारे जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं आयुर्वेदा जैसे इनको क्यों नहीं पुकारा? हम लोगों ने ऐसा एक फोर्स तैयार नहीं किया होता है। हाँ सर, ऐसा क्या बात है कि जो आयुर्वेद और एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा एलोपैथी डॉक्टर्स है ना, वो आयुर्वेद का जो इम्पोर्टेंस पहली वेव में भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए थे। जो डिकॉक्शन थे, सन्स ऑफ गिलोय कन्वर्टी थे, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमने पाए थे। तो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स को ऐसा है कि उसका जो आयुर्वेद को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो उसको ऐसा डर है एलोपैथी डॉक्टर्स को कि हमारा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। और दूसरा, ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारी फार्मेसीज होती है ऐसे कि जो डॉक्टर्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो उसको सपोर्ट करती है, तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें कि बहुत ज्यादा आयुर्वेद हील नहीं हो पाता। और ये क्वेश्चंस का थोड़ा डिटेल में आंसर मैं आपको फोन के ऊपर बता पाऊंगा। ये जो मीटिंग में है वो हम क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो इस जूम मीटिंग में नहीं बोल पाता, लेकिन आप इतने सारे एक्सपीरियंस है तो मैंने इशारा कर दिया कि क्या है कि आयुर्वेद ऐसा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन सब सर मैंने ऐसा भी देखा है कि एलोपैथी डॉक्टर्स वाले के डॉक्टर्स की वाइफ को अगर कोरोना हुआ गया, उसका बच्चे की को कोरोना आ गया, तो भी वो हिमालय कंपनी की अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयां एलोपैथिक दवाइयां के साथ भी लेते थे। और वैसे भी मुझे फोन आते थे कि भाई आयुर्वेद में हम क्या ले अपने बच्चे को। एलोपैथी डॉक्टर्स भी अपने रिलेटिव्स को भी देते थे, लेकिन जब फेस के ऊपर उसको कुछ लेक्चर लेना हो या फिर सोसाइटी में वो जब जाए, जब जूम मीटिंग में जाए, तब वो कभी भी आयुर्वेद प्रीफर नहीं करते हैं, आयुर्वेद को प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हमारा मोरल डाउन करता है कि हमारे पास इतने अच्छे से इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, वो थोड़ा पॉलिटिक्स के कारण वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है सर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दिव्य भास्कर जो है गुजराती दैनिक, यस उसमें 10 अक्टूबर 2020 को एक इंफॉर्मेशन आई थी और ऑथेंटिक आई थी गवर्नमेंट के हिसाब से कि एम्स में दिल्ली में उन्होंने 400 पेशेंट आयुर्वेदिक से पूरे ठीक होके चले गए। यस और उसमें यस उन्होंने कंपैरिजन दिया था कि एलोपैथी में ओके उसको 21 दिन लगते हैं जो खाली 12 दिन में आयुर्वेदिक में ठीक हो गया। यस यस एलोपैथी में यस 4 पेशेंट मर भी गए लेकिन यहाँ 12 के 12 पेशेंट ठीक रहे। ऐसा उन्होंने जो कुछ कंपेयर, लेकिन उसके बाद में उसकी चर्चा नहीं हुई। और अगर 400 पेशेंट ठीक हो गए एम्स में आयुर्वेद से तो उसको ज्यादा बढ़ोतरी देना चाहिए था। तो कहीं पे एक जागृति क्यों नहीं है लोगों के भीतर? आयुर्वेद की कोई ऐसी एसोसिएशन कोई है डॉक्टरों की कि उसके बारे में अपना जोर लगाए और लोगों के सामने पेश करे कि भाई ये सब हो रहा है और हो गया है। सर क्योंकि एलोपैथी आयुर्वेद की की जो लॉबी नहीं, एलोपैथी की जो लॉबी एक पावरफुल है, वैसे एक पावरफुल लॉबी हम आयुर्वेदा में क्यों नहीं तैयार कर सकते? हाँ, ये अच्छी बात है। ये आयुर्वेद में क्या है कि आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो आयुर्वेद डॉक्टर्स है ना, वो सबसे ज्यादा आयुर्वेद मेडिसिन तो प्रीफर करते हैं और प्रमोट भी करते हैं, लेकिन उसमें उसके दोनों के बीच का जो पॉलिटिक्स है, जो एलोपैथी डॉक्टर्स है वो कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, दे रहे हैं। और जो मीडियाज में जो भी शेयर होता है वो आयुर्वेद की जो डिटेल्स होती है वो कम शेयर कर देते हैं। उसको इतना लोकेशन नहीं मिलता, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है मीडिया में। और जो गवर्नमेंट में भी जो जब डेटा सबमिट होता है तो गवर्नमेंट उसको लेट डिले करके बाद में उसको पब्लिश करती है, तो तब तक वो जो टाइम होता है वो चला गया। लेकिन सर मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे पेशेंट आयुर्वेद एलोपैथी के साथ भी अगर आयुर्वेद को प्रीफर तो कर रहे थे। सेकंड वेव में भी बहुत सारे, और मैंने भी सिविल अस्पताल में जब मेरी ड्यूटी में था तभी मैंने बहुत सारे आयुर्वेद की मेडिसिन भी दी थी। गवर्नमेंट भी छूट दे रहा था कि अब अगर जरूरी है तो आप आयुर्वेद भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी दीजिए पेशेंट के लिए, वो जरूरी है। तो हाईलाइट हुआ है, लेकिन आपके जो कितना है कि बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा, जितना आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना तो नहीं मिल रहा है सर। वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। तो बीच में तो ऐसी अफवाह भी फैली थी कि अगर एलोपैथी के अलावा कोई भी दवा दे तो कानूनन कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैंने यस देखे कि यस बहुत यस सारे होम्योपैथ भी उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करने लगे। यस तो क्या यस यस इसके लिए कोई आयुर्वेदिक की ऐसी बॉडी नहीं है कि जो गवर्नमेंट के साथ इसके ऊपर नेगोशिएट कर सकती है? ना, गवर्नमेंट आयुर्वेद की बॉडीज है, लेकिन वो दिक्कत होती है कि आयुर्वेद के जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने में थोड़ी दिक्कत होती है हमारे लिए। अच्छा। पॉइंट्स तो हाईलाइट करते हैं लेकिन गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाते, और नहीं, अगर गवर्नमेंट अगर बहुत सारी अगर बात है वो नहीं सुनता।
अगर मैंने एक अभ्यास पूर्वक बात की है कि कोविड का मार्च 2020 से लेकर नवंबर 2020 एक तौर आप देखोगे नहीं, और नॉर्मली लोग जिसको दूसरी वेव कहते हैं कि नवंबर 20 के बाद आज तक, तो मैं नहीं मानता कि दूसरी वेव है। मैं देख रहा हूँ कि नवंबर 2020 तक हमारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे बाकी मिनिस्टर बार बार आते थे और लोगों को एक बार बार बात करते थे कि तुम काढ़ा पियो, तुम स्टीम लेना, ये सारी चीज़ें ऑफिशियली बताई जा रही थी। और जब तक लोग इसका पालन कर रहे थे, मेरे ख्याल से पहले वेव में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्टेट गवर्नमेंट वाले बोलने लगे कि आप इसमें मत आना, हम लोग मैनेज करेंगे, तब से सारा बंद हो गया। और नवंबर 20 के बाद मैंने ऑफिशियली किसी को नहीं बताया, देखा कि टीवी पे आके बताया कि आप काढ़ा पीना, ये करना, जो खुद प्रधानमंत्री करवाते थे पहले। तो उसके बाद में बहुत बढ़ गया कोविड का। तो शायद ये जो सेकेंड वेव में लोग प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते थे, नहीं? और कोई उनको रोक पा रहा था, जानबूझ के कोई शायद रोक रहा था उनको, क्योंकि अगर पहले फेज में हम सक्सेसफुल हुए तो वही फॉर्मूला दूसरे फेज में करना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। इसका एक ही आंसर है, वैक्सीन। कि जब गवर्नमेंट के पास भी जब वैक्सीन नहीं था, तब सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे, सीएम थे, पीएम थे, वो सब आयुर्वेद के ऊपर या ऑल्टरनेट सिस्टम को अपनाने के लिए प्रमोट करते थे। लेकिन जब उसके पास वैक्सीन आ गया, जनवरी 2021 में जब वैक्सीन आ गया, तब सबसे ज्यादा गवर्नमेंट वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है। और उससे बाद में वैक्सीन के साथ साथ भी आयुर्वेदिक के ऊपर काम थोड़ा कम हुआ। उससे तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि सेकंड वेव में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो वैक्सीन के मुताबिक आयुर्वेदिक जो है मेडिसिन और पैरामेडिकल सब, उसको इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ने कम कर दिया। इसके मुताबिक ये सेकंड वेव में ज्यादा हुए इफेक्ट। थैंक यू सो मच। और किसी को सवाल पूछना है तो प्लीज आप आयुर्वेदा के बारे में पूछो। संगीता दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरा पर्सनल मतलब कि हम लोग गीला ऑयल लेते थे, तो मैंने देखा कि बहुत लोगों को एसिडिटी हो गई गीला ऑयल लेने से, बहुत हीट हो गई बॉडी में। और हाँ, तो उसके जगह में हम कौन सी गोली ले सकते हैं? ओके। હવે जो दूसरा जो पार्ट जो मैं बताना चाहता हूँ कि गिलोय में क्या है कि गिलोय की दो टाइप की होती है, टीनोस्पोरा क्रिप्सा और टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया, ये जो उसका बोटेनिकल नेम है, इंग्लिश नेम है। और जो सबसे ज्यादा ये जो आपके जो कंप्लेन देखी गई है वो टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया में नहीं है, टीनोस्पोलिया क्रिस्पा में है। जो हमने न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल आया था कि कोविड के ट्रीटमेंट के दरमियान जिसने भी गिलोय ज्यादा लिया है उसको लीवर डैमेज हुआ। तो लीवर डैमेज टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया में नहीं हुआ, टीनोस्पोरा क्रिप्सा में हुआ। अगर आपको ऐसा कुछ पता नहीं है तो जरूरी है तो आप गिलोय गनवटी के आपको कुछ ऐसा कुछ ले रहे हैं तो आप अपनी तासीर के मुताबिक जेठी मध की गोली, जिसको हम यष्टि मधु घनवटी बोलते हैं, खरीदादी वटी जो हम रेगुलर बेस के ऊपर थ्रोट के लिए यूज कर सकते हैं, और हर्बल बेस के ऊपर जितने डिकॉक्शन होते हैं, और सबसे ज्यादा आप यूज कीजिए गोल्डन मिल्क लेना। जो हॉट मिल्क होते हैं उसमें हल्दी डाल के गोल्डन मिल्क आप सबसे ज्यादा ले सकते हैं, डिकॉक्शन भी ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक गिलोय से एसिडिटी नहीं होती, गिलोय घनवटी इतनी ज्यादा एसिडिटी नहीं करता, ये मैंने पाया है। अच्छी कंपनी की भी आप गिलोय ले सकते हैं, सिंपल कंपनी की बजाय अच्छी कंपनी आप चूज कर सकते हैं। नहीं, लेकिन हीट बहुत हो गई थी हमारे घर में, हम 2-3 लोगों ने लिया था, तो वो ऐसे बॉयल हो गई थी। हाँ, एक 4-5 दिन लिया था, ज्यादा भी नहीं, 4-5 दिन में ही बहुत हीट हो गई, एसिडिटी बहुत हो गई, मतलब इतनी एसिडिटी हो गई कि सर दर्द होने लगा, उसकी वजह से आंखों में जलन होने लगी। तो फिर हमें लगा कि शायद वो गिलोय की वजह से होगा, तो वो बंद कर दिया। बाद में वो एकदम नॉर्मल हो गए। लेकिन उसकी वजह से मेरे बच्चे थे, हमारे 2-3 बच्चे हमारे घर में, तो उनको भी ऐसे मतलब बॉइल्स हो गए थे ऐसे। श्योर। तो डेफिनेटली आप सही है। शायद वो अप्रैल और मई का महीना होगा कि जो हमको गर्मी की सीजन जिसको बोलते हैं, अप्रैल और मई का। जून जुलाई, लास्ट जून जुलाई में। अच्छा, जून जुलाई में, लास्ट जून जुलाई में। जून जुलाई नहीं, अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर।
हीट तो थी आप जेठी उसमें। मध की गोली लीजिए, जेठी मध की गोली लीजिए, यष्टि मधु घनवटी या खदीरादी वटी भी आप ले सकते हैं। जेठी अपना गिलोय इम्यून सिस्टम के लिए है या कफ के लिए? गिलो इम्यून सिस्टम के लिए, सबसे ज्यादा गिलो इम्यून सिस्टम के लिए, और फीवर को प्रिवेंट करता है, फीवर तो को लेकिन प्रिवेंट करता है। यष्टि मधु से वो यष्टि हो जाएगा? या यष्टि मधु एक क्या है कि यष्टि मधु फीवर को भी प्रिवेंट करता है, और उसका जो पोटेंसी है वो जो है वो कोल्ड प्रॉपर्टी में आता है, तो आपको वो हीट नहीं करेगा। अच्छा। उसको प्रॉपर्टी कोल्ड है। ऐसे भी गिलोय की प्रॉपर्टी है ना, वो ज्यादा कोल्ड भी नहीं, ज्यादा हॉट भी नहीं है, जिसको हम हाँ समशीतोष्ण बोलते हैं, शीतोष्ण वीर्य है उसका। जो हाँ पोटेंसी है ना वो ड्रग उसकी जो कम भी है, तो उससे कुछ बात नहीं, आप गिलोय की जगह यष्टि मधु ले सकते हैं। अच्छा, हमने वो जेठी मध की गोली। बाबा रामदेव की मतलब वो जो पतंजलि की लिया था गिलोय की वटी, और जो अभी आप बोले थे कि संशमनी वटी, तो वो भी यस, ले सकते हैं? सेम है। वो गिलोय की घनवटी कोई संसमनी वटी बोलता है, गिलोय की घनवटी का टर्मिनोलॉजिकल आयुर्वेदिक और टेक्स्ट बुक में लिखा गया हुआ नाम है संसमनी वटी। ओके। तो आपने दोनों भी साथ में नहीं लेने ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ गिलोय ही लिया, हमको तो अब पता भी नहीं था संशमनी, अभी आपने बोला तो पता चला, एक लेकिन हमने एक गिलोय मीटिंग में ही भी लिया। एक हमारी जो गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स थे, उसमें भी ऐसा बोला गया कि संसमनी वटी का नाम भी गिलोय घनवटी रख देना चाहिए। ऐसा भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए बोला था कि अच्छा अच्छा। जब सोसाइटी में जाते हैं ना तो उसको मालूम नहीं होता कि ये संसमनी वटी और गिलोय घनवटी है। बहुत सारे पेशेंट ने दोनों दोनों गोलियां का यूज किया था साथ में। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी हुआ था। हमने तो सिर्फ 4-5 दिन ही लिया, उसमें ही बहुत हीट हो गई बॉडी में, तो इसलिए ओके, फिर लेकिन मैं कोई कंपनी का को डिमोरलाइज नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो किया है वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं ऐसी कंपनी की मेडिसिन जो है वो प्रमोट करता हूँ जो 50 साल से ज्यादा मार्केट में है, और सिर्फ अच्छा, मेडिसिन ऊपर ही काम करता है, सही मेडिसिन बात। ऊपर ही काम करता है। हिमालय है, झंडू, डाबर, चरक, बैद्यनाथ, वो जो बहुत लंबे समय से आयुर्वेद के है, और उसका हाँ जी क्रोमेटोग्राम भी मिलता है जिसके हाँ साइंटिफिक जी रिसर्च बोलता है, तो डेटा हाँ भी जी मिलता है हमारे पास। तो बहुत हाँ सारी हाँ, जो कंपनीज है उसके पास डेटा नहीं होता, और सही ऐसी कंपनी में कभी प्रमोट नहीं करता ऐसी दवाइयाँ की जो ऐसे कोई डेटा नहीं होता या फिर वेबसाइट नहीं होती। और तो आप आयुर्वेद की जब दवाइयाँ ले तो अच्छी कंपनी की लीजिए। हाँ जी हाँ जी, सही बात। हम्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yeah, Bhumika ji, you can ask your question. Good evening, Dr. Sahib. Okay, so I have 2 questions. जो पहला क्वेश्चन है मेरा, मेरे पेरेंट्स लाइक मॉम एंड डैड दोनों भी, उन दोनों को भी डायबिटीज है, एंड लाइक थोड़ा ज्यादा है, सो वो ऑलवेज लाइक बॉडी में बर्निंग एंड लाइक बहुत ज्यादा स्वेटिंग और ये सारा सब कुछ उनको बहुत ज्यादा होते रहता है। एंड मेरे एक फ्रेंड भी है, उनको भी डायबिटीज है। ये तीनों भी लोग जो है लाइक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और ये सारा सब कुछ फॉलो करते हैं, बट स्टिल लाइक जो ब्लड शुगर लेवल है वो लाइक ज्यादा ही रहती है, चाहे वो लोग मेडिसिन ले, इंसुलिन ले, एक्सरसाइज करे। तो मतलब ऐसी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या ऐसा कोई खाना जिससे मतलब जैसे कि बीच में मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि वो लोग काले जामुन के वो जो बीज है उनका पाउडर ले सकते हैं। मेरे पेरेंट्स ने वो स्टार्ट किया, लाइक दे फॉलोड इट फॉर लाइक 6-7 months, लेकिन फिर भी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सो देन दे आर लाइक नहीं, ये आयुर्वेदिक में नहीं करना चाहिए। सो मे बी वो लोग डिमोटिवेट हो गए कहीं ना कहीं कि अभी 6 महीने से कर रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग को वी शुड स्टॉप समवेयर। यस तो यस, ऐसा ऐसा मैं पहले भी मैंने अभी अपनी लेक्चर में ही बोला है सबसे पहले कि आयुर्वेद में हर ताले की चाबी अलग होती है। जब आयुर्वेद का क्या होता है, सबसे ज्यादा आर्टिकल में जो हम पढ़ते हैं 1-to-1 हिस्ट्री नहीं लेते, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये गोली ली तो उसको शुगर लेवल कम हो गया तो चलो मैं भी स्टार्ट कर दूं, आयुर्वेद तो है वो साइड इफेक्ट नहीं करेगा। बाद में क्या होता है कि वो हम लेते हैं 3-4 महीना लेते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर असर नहीं करती, अच्छा इफेक्ट नहीं देती, और हम आयुर्वेद का बदनाम करते हैं कि या फिर हमारा मोरल डाउन हो जाती है कि आयुर्वेद से नहीं। ऐसा नहीं होता मैडम। पहले तो सबसे ज्यादा जो आपके फादर की है जो वो मैं हिस्ट्री लूंगा,
तभी मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जो हमारे जो डायबिटीज में जो दिखाया गया हुआ है कि उसका पॉजिटिव फैक्टर्स है, उसमें कौन सा पॉजिटिव फैक्टर्स आपके फादर के डिसीज होने का कारण है। अगर आपका फ्रेंड भी हर डिसीज का होने का कारण बहुत ज्यादा होते हैं। अगर किसी को कब्ज रहती है तो कोई एक पेशेंट है वो कम पानी पीता है तो कब्ज रहती है। अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता है तो उसको कब्ज रहती है। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तब उसको पूछते हैं कि आपका पानी का इंटेक कितना है, तो वो पेशेंट को हम पानी का इंटेक बढ़ा देते हैं, उसकी कॉन्स्टिपेशन कम हो जाती है। इसी पेशेंट को हम देर रात तक जगने का नहीं बोलते, आप रात को 10 बजे सो जाइए, अच्छी नींद लीजिए, तो भी कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाता है। तो आयुर्वेद है वो मैडम जनरलाइज कभी नहीं होता, आयुर्वेद है वो इंडिविजुअल होता है। तो आपको फादर को मैं गाइड करूंगा, लेकिन उसके पास मेरी पूरी हिस्ट्री जाननी होगी कि कौन से कारण। अगर अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर रहा है तो भी उसका बहुत सारी मेडिसिन भी चलती होती है, इंसुलिन भी लेता है तो भी उसका शुगर लेवल कम नहीं होता। मैं एक बार उसको बोल देता हूँ कि आपको एंगर नहीं करना चाहिए, आपकी सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगी, आपके मेटाबॉलिक डिसीज के ऊपर इफेक्ट होगा, तो वो सिर्फ एंगर कम कर देते हैं और शुगर कंट्रोल में आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे साथ इस सभी के बीच में तो पर्टिकुलर गाइड करना वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाद में फिर या फिर मेरा कांटेक्ट आप कृपाली बेन से ले लीजिएगा, मैडम से, तो बाद में भी हम वो डिस्कस करके आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। लेकिन आप पर्टिकुलरली और ऐसा हो तो आपके नजदीकों का आयुर्वेद डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लीजिए, तो डेफिनेटली पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मिलेगी। आयुर्वेद जनरलाइज तो होता है लेकिन सभी के ऊपर वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। जी जरूर। और मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करने के लिए, मैं Yes. डॉक्टर का नाम तो नहीं रिवील करूंगी, बट Yes. हमारे जो मेरे एरिया के बहुत बड़े और बहुत जाने माने डॉक्टर हैं ये, और ये Okay. आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ही इज प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मे बी 25 to 28 years। Oh, तो okay. तो जब मतलब मेरी मॉम को डॉक्टर ने पहले ये बोला कि आप शायद कोविड पॉजिटिव हैं, तो हमारा सबसे पहले जो झुकाव था वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास था कि हम उनके पास जाएं और उनसे सलाह मशवरा करें। तो उनके पास जाने के बाद उन्होंने ये कह के साफ मना कर दिया कि नहीं, आयुर्वेदिक में कोविड को ट्रीट करने के लिए ना कोई मेडिसिन है, ना कोई हम कुछ नहीं कर सकते, देयर इज नो ट्रीटमेंट। एंड जब ये बात मुझे पता चली, आई वाज शॉक्ड, आई वाज शैटर्ड, क्योंकि लाइक द एक्सपेक्टेशन वाज कि लाइक 25-28 years, ओके, कोविड वाज अ न्यू डिसीज, सब जानते हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि कोई ये कहे कि हाँ हम लोगों को टाइम लग सकता है, तो आप साथ ही साथ एलोपैथिक दवा भी ले या आप किसी और डॉक्टर को भी दिखाए। लेकिन मतलब एक डॉक्टर जिन्होंने 25-28 years प्रैक्टिस की हुई है, वो डॉक्टर अगर ये कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, देयर इज नो ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा, सो वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट था। तो मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना है, लाइक इज इट ट्रू कि जब ये कोविड की फर्स्ट वेव आई या कोविड जब इंट्रोड्यूस हुआ टू द होल वर्ल्ड, देयर वाज नथिंग, लाइक आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे या कुछ नहीं कर सकते थे, इज इट ट्रू? पहले की जो आयुर्वेद में जो मैडम बात है ना कि आयुर्वेद में ऐसे कहीं कोई नाम से कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई, लेकिन आयुर्वेद में सभी रोगों की ट्रीटमेंट दी है। आयुर्वेद है ना मैडम, वो दोष धातु, वायु पित्त कफ और हमारे शरीर में जो सप्त धातु है उसके ऊपर जो ट्रीट करने वाला साइंस है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नाम लिखा गया कि कोविड नाम से ट्रीटमेंट दी गई या फिर कैंसर के नाम से ट्रीटमेंट दी गई। आयुर्वेद में श्लोक में भी बोला है कि सर्वे विकाराणाम जीवितो कुदाचनम नहीं सर्वे विकाराणाम नावो अस्ति ध्रुव स्थिति। शास्त्रों में बोला गया है कि अगर सभी डिसीज का आप नाम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, उसके लक्षण के दोष धातु और मल से आप ट्रीटमेंट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। हमको नाम से क्या मालूम है, हम तो पेशेंट है, हमको ट्रीट करना है, कोविड तो नाम दिया गया हुआ है, हम तो अपनी हेल्थ अच्छी करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैडम, आयुर्वेद में सभी रोगों की दवाइयां हैं, रोगों के नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिसीज है जो एलोपैथी में है जो आयुर्वेद में नाम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में स्पष्ट किया गया नाम नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है।
आप उसके हिस्ट्री लीजिए, उसके बेसिस के ऊपर दोष धातु मल के ऊपर आप ट्रीट कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा कुछ नाम नहीं है, लेकिन जरूर भी नहीं है कि हर एक डिसीज को हम नाम दें। ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली हर एक रोग की आयुर्वेद में है। जी धन्यवाद, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और क्योंकि मेरा आयुर्वेद की तरह झुकाव थोड़ा ज्यादा है, डेफिनेटली मैं आयुर्वेद में थोड़ा ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि इतने सालों से अगर हमारे वेद मुनि ऋषि ये सब लोग इसको यूज करते थे एंड इनकी जो आयु और इनका जो हेल्थ था वो बहुत अच्छा रहता था, देन देयर वाज समथिंग कि उन लोगों ने इस चीज को कंटिन्यू किया और हम लोग अभी भी कर रहे हैं। देर आर लाइक लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको, इसका प्रचार भी करते हैं। बहुत मतलब ऐसे बड़े लेवल पे नहीं करते होंगे लेकिन करते जरूर हैं। तो मुझे बस यही था, आई वाज लाइक नहीं ये सही नहीं हो सकता, और शायद मुझे ये क्वेश्चन पूछना था आपसे कि मुझे ये और मैडम क्वेश्चन। एक बात और बता दूं, ये आप सब जो मीटिंग में है वो सब आपको भी बहुत ऐसा आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद क्या। पहले आप ऐसा मान लीजिए कि जो आयुर्वेद है ना वो ट्रीटमेंट का साइंस तो है, बट आयु का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद, आयुषो वेद इति आयुर्वेद। मैं सबसे ज्यादा अपने श्लोक में भी प्रमोट करता हूँ कि पेशेंट जब आते हैं तो श्लोक के आधार के ऊपर उसको भी ट्रीट करता हूँ। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता हूँ जो पेशेंट को शॉक लगे कि साहब इसने क्यों पूछा, बाद में अपने डाइट एक्सप्लेनेशन में उसको समझा देता हूँ। आयुर्वेद है ना मैडम वो लाइफ साइंस है। आयुर्वेद में बच्चों के खिलौने कैसे होना चाहिए उसका भी डिस्क्रिप्शन है, बच्चों को कैसे पालना चाहिए उसका भी डिस्क्रिप्शन है, कैसे खाना खाना चाहिए उसका भी डिस्क्रिप्शन है। उष्णम स्निग्धवत्रम मात्रावतम जीर्णम अविरुद्धम असनम, ऐसा भी ये सब है। खाना कैसा होना चाहिए इतना तो मैडम आप आश्चर्यचकित हो जाएगी ये सुन के कि खाना खाते वक्त आपकी लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, आपकी राइट साइड में क्या होना चाहिए, आपके बगल में क्या होना चाहिए, उसका भी आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है। आयुर्वेद है ना इतना डिटेल में साइंस है कि वो बहुत डिटेल में खाना खाने के बाद आप लेफ्ट पार्ट में सोए, जिसको हम वाम कुक्षी बोलते हैं, लेफ्ट पार्ट में सोए, अच्छा म्यूजिक सुने। तो ये 2-3 ऐसे भी स्टेप्स है जिसको हम इम्यूनिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, डाइजेस्टिव पावर भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद सिर्फ ट्रीटमेंट का साइंस नहीं है ना, आयुर्वेद में अपने अपने जो सन है डॉटर है उसके साथ कैसे बातचीत करना चाहिए उसका भी डिस्क्रिप्शन है। तो लाइफ साइंस का जो लाइफ है सभी का डिस्क्रिप्शन है, उसके ट्रीटमेंट माने ये जो हमारे वेद है ना इतना ही इंपॉर्टेंस आयुर्वेद है मेरा। Thank you so much, Dr. Saheb. Thank you so much for clearing all the doubts. Thank you. I think Guruji wants to say something. Guruji? Yeah. अभी जो दीपिका जी ने पूछा ना बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि मैं एक दो अनुभव आपको बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनको कुछ शुगर लेवल सडनली बढ़ गई थी, नॉर्मली नहीं था उनको। तो उन्होंने एक अच्छे आयुर्वेद से बात किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात किया। तो उनका पहला रिएक्शन था कि अगर 300 के ऊपर है तो बेस्ट थिंग इज एलोपैथी, आयुर्वेद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नो, नॉर्मल होता है इन्हें किसको प्रिवेंटिव करना। सो दिस काइंड ऑफ आंसर्स कमिंग फ्रॉम अ रिनाउंड डॉक्टर्स एक्चुअली मेक पेशेंट नर्वस। क्योंकि आप देखेंगे हो कि बहुत सारे लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं उनका आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और रखना चाहते हैं वो। दूसरी चीज़ हमेशा ऐसे फैली जाती है कि लाइफ सेविंग जहाँ होता है वह एलोपैथी के बिना दूसरा कोई पर्याय है नहीं, खाली आयुर्वेदिक में ही जाना चाहिए। जो कुछ क्रॉनिक डिसीज है उसके लिए शायद आयुर्वेदिक का ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये जो सबके दिमाग में है कि हम वी आर एक्चुअली पुशिंग पीपल टू एलोपैथी, हम उनको एलोपैथी की तरफ पुश कर रहे हैं और इसका दुख मुझे होता है। नहीं, कहीं पे एक ऐसी संस्था होनी चाहिए आयुर्वेद की जो लोगों को दिलासा दे, लोगों को सहारा दे और कहे कि भाई आयुर्वेद में है इसके इलाज, ऐसा नहीं कि नहीं है। मुझे ये पता नहीं चलता कि सडनली डॉक्टर ऐसे इमरजेंसी में क्यों डिसीजन लेते हैं, जैसे आयुर्वेद किसी को बचा नहीं सकता। तो एक फैली है दुनिया में ऐसी बात कि आयुर्वेद इज ओनली फॉर द क्रॉनिक डिसीज, इमरजेंसी में वगैरह तुम्हें एलोपैथी के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो क्या सच है और इसके बारे में क्या करना चाहिए? सर आपकी बात तो सही है, लेकिन उसमें मैं कंसीडर करूंगा एक्सपीरियंस को कि सबसे ज्यादा जो मेरा पार्ट है। इसीलिए जो मैं अपनी भी इवोल्यूशन में अपना पर्सनल बात भी ग्रुप के शेयर करना चाहता हूँ कि हर सितंबर में महीने में मैं अपना इवोल्यूशन करता हूँ। मैं अपने पेशेंट के केस पेपर देखता हूँ
और अपने के पेशेंट को कैसे मैंने ट्रीट किया, जो पेशेंट डिसकंटिन्यू रहे उसमें मेरा क्या फॉल्ट था और क्या मैं करता तो अच्छा रिजल्ट मिल पाता। तो अगर हर डॉक्टर अपनी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसका इवोल्यूशन करे और उसका एक्सपीरियंस जितना बढ़े तभी वो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे। आयुर्वेद में क्या होता है सर, जब एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास दवाइयां ले जाते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं ना, तो वो आयुर्वेद को बदनाम करते हैं या फिर ऐसा कहते हैं मैंने आयुर्वेद ट्रीटमेंट ली लेकिन अच्छा नहीं हुआ। एलोपैथ में ऐसा नहीं होता, एलोपैथ में वो एक डॉक्टर को दिखाते हैं, अच्छा नहीं होता तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे भी ट्रीटमेंट कराते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो एलोपैथी को बदनाम नहीं करते। आयुर्वेद में तो एक डॉक्टर को ही दिखा के ये सब होता है। आपकी बात सही है कि जो लाइफ सेविंग जो डिसीज है उसमें आयुर्वेद के जो रिजल्ट है वो बड़े पैमाने के ऊपर जो सोसाइटी के लोगों को जाना चाहिए। अभी अभी हम जो सब जो यंग डॉक्टर्स है वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ऐसी बातें हैं वो सब लोगों के तक पहुंचाने के लिए आप जैसे भी ऐसा आज आयोजन हुआ, ऐसे भी बहुत सारी जूम मीटिंग का भी आयोजन होता है। अब गवर्नमेंट भी धीरे धीरे आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है। आई थिंक उसमें टाइम लगेगा, आई थिंक उससे अब भी नेक्स्ट 5 या 10 इयर्स लगेगा, उसमें 5-10 साल में भी ऐसा आ जाएगा कि आयुर्वेद का ट्रस्ट पेशेंट का बढ़ जाएगा, लोगों का भी बढ़ जाएगा। तो आप सही है, अभी हम उसके ऊपर भी हमारी ओर से ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, एसोसिएशन भी बना रहे हैं, बन भी गया है, सब वो एक्टिविटीज को हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Yeah, Deepika ji, you can ask. नमस्कार डॉक्टर समीर जी। नमस्कार। समीर जी, मेरे पास भी 2 प्रश्न हैं। पहला ये कि कीड़ा जड़ी क्या है? कीड़ा जड़ी जो है वो बहुत कीड़ा जड़ी, अगर आपने सुना होगा कीड़ा जड़ी के बारे में, इट्स आयुर्वेदिक थिंग, काइंड ऑफ फंगस से जो ये बनती है, एक कीड़ा बनाता है। मैंने इसके बारे में थोड़े टाइम पहले ही देखा था गूगल पे। तो मेरा भी रुझान आयुर्वेदिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मुझे चाहे ज़रूरत नहीं होती लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ बहुत सारी आयुर्वेदिक से रिलेटेड चीज़ें देखती रहती हूँ, और जब तक कि मुझे कंफर्म नहीं हो जाता तो अक्सर लोगों को बताते भी रहती हूँ, और फ़र्क भी महसूस होता है, उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो पिछले महीने किसी ने मुझे कीड़ा जड़ी के बारे में बताया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, और इतनी ज़्यादा उगती भी नहीं है ये। तो मैंने पिछले 1 हफ्ते से लेना शुरू किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने शुरू तो कर दिया, क्योंकि मुझे पता है आयुर्वेदिक दवाई का अगर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा तो नेगेटिव भी नहीं होता। तो मैंने ले तो लिया, और क्या वर्थ है इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि ये कॉस्टली भी है, तो अगर वर्थ है इसके ऊपर स्पेंड करना? मैडम सॉरी, कीड़ा जड़ी के जो आप बोल रहे हैं वो उसका मुझे साइंटिफिक नाम चाहिए या फिर कुछ ऐसा जो उसका शास्त्रोक्त नाम चाहिए, जो संस्कृत नेम बोलते हैं हर एक मेडिसिन की, या हम पहचानते हैं या संस्कृत नेम से या फिर उसके बोटेनिकल नेम से, लैटिन नेम से। तो सॉरी, मुझे ऐसे नाम की कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन की मुझे जान पहचान नहीं है ना सॉरी, मुझे ऐसा पता नहीं है। कोई तो बात आप ऐसे करती है, उसका व्हाट्सएप फोटो निकाल के आप मैडम के थ्रू मेरे पास भेजिए कि उसका जो लैटिन नाम मुझे चाहिए या फिर संस्कृत नाम चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर पाऊंगा, मैं डेफिनेटली गाइड करूंगा। अभी मुझे पता नहीं है, सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम दूसरी गाइड करूंगा, मुझे नाम चाहिए सिर्फ। मैं अभी बता देती हूँ। दूसरी चीज जो अभी भूमिका जी ने आपको बताया शुगर से रिलेटेड, कि उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड किसी को ठीक नहीं हो रहा, तो शुगर पेशेंट्स तो आप देखते हो हमारे इंडिया में हर घर में, हर दूसरे और तीसरे घर में कोई ना कोई मिल जाता है, ठीक? yes. जैसे मेरा रुझान आयुर्वेदिक की तरफ है, तो किसी ने हमें ये सुझाया कि इंसुलिन का प्लांट आता है। तो अभी तक पिछले 1 साल और 1.25 साल से मैं 20+ लोगों को इंसुलिन का प्लांट दे चुकी हूँ। उसके अंदर ये था कि जो उसकी लीफ होती है, अच्छी जब बड़ी लीफ हो जाती है, तो उसको सुबह और शाम आपने सिर्फ चबाना है, और उसके आधे घंटे के बाद कुछ नहीं खाना, और उसमें चाय, कॉफी, और अगर आप लिकर का यूज करते हैं, सेवन करते हैं, तो वो नहीं लेना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो नहीं लेनी, ओनली those 30 days। तो अभी जस्ट सेशन शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं किसी को
हैंड ओवर करने गई थी, एक ऑइंटमेंट बनाई थी हमारे गुरुजी के उसमें से, अग्निहोत्र ऑइंटमेंट, पता नहीं आप उसे जानते हैं नहीं, तो किसी को भी देने गई थी। तो उनके हस्बैंड को पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा शुगर हो गया था, 400 प्लस करके। तो मुझे पता था कि ये जो प्लांट जहाँ जहाँ मैं दे रही हूँ हर जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो जब मैंने उनको ऑइंटमेंट दिया, उन्होंने थैंक यू बोला, उन्होंने कहा एक गुड न्यूज। मैंने पूछा क्या, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी कि इनको दिया हुआ है। कहते हैं अभी अभी रिपोर्ट आई है, उनका शुगर बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है। तो 20 प्लस लोगों को दे चुकी हूँ, जिसमें से 6 या 7 लोगों ने मुझे कंफर्म किया कि उनका शुगर बिल्कुल खत्म हो गया और वो कोई अब दवाई नहीं ले रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि मुझे बहुत कम रह गया, बॉर्डर लाइन पे आ गया, और कुछ ने मुझे बताया ही नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। तो इज इट गुड कि अभी जैसे भूमिका जी ने पूछा, तो मुझे लगा कि पहले आपसे कंसल्ट करें, फिर उनको बताया जाए कि इंसुलिन का प्लांट जो है वो बहुत अच्छा है मधुमेह और या शुगर पेशेंट के लिए। यस, इंसुलिन का प्लांट है वो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन ये सब क्या है कि जो कोविड, आपने अगर कोविड पोस्ट कोविड में ये सब यूज किया है तो उसकी रिजल्ट है बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि कोविड वायरस की जो इफेक्ट है वो कम होती जाएगी ना, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब जनरल पेशेंट को यूज करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो जनरल पेशेंट को यूज करने में आपको वो टाइम में रिजल्ट देगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें, और कोविड के पेशेंट को जल्दी ट्रीट कर पाएंगे, दे सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन एक पेशेंट ऐसा था, इसको 16 साल से थी, उसने 1.5 महीना लिया एंड अब उसका वो बॉर्डर लाइन पे है। यस मतलब वो, और ये क्या बात है मैडम, पोस्ट कोविड है ना, ये इतना ब्रॉड टॉपिक है, क्योंकि उसकी एक अलग जूम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड वेव में सबसे ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेशंस कोविड में मिला है। फर्स्ट वेव में इतने कोविड कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। सेकंड वेव में जो पोस्ट कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस थी, पोस्ट कोविड क्या करना चाहिए, पोस्ट कोविड डाइट कैसा होना चाहिए, पोस्ट कोविड लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, पोस्ट कोविड में बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर कोई पेशेंट है वो 14 दिन तक की प्रिकॉशन लेता है, तो मैं नहीं मानता कि उसे ज्यादा दिन तक आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी देखे कि सिविल अस्पताल में हमने उसको बता दिया है कि आप कोविड नेगेटिव हो गए, अब आप घरे चल जाए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में 10 दिन बाद उसके बेटे का फोन आता है कि सर अचानक हार्ट अटैक आया गया और मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए। और इतने बहुत सारे पेशेंट्स को अटैक आए हुए हैं पोस्ट कोविड, बहुत सारे पेशेंट को शुगर की कंप्लेन हुई है, बहुत सारे पेशेंट को जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया है। तो पोस्ट कोविड है वो डेफिनेटली एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप मधुनासी जो आप यूज करें इंसुलिन का प्लांट, वो आप डेफिनेटली दे सकती है, उसमें कोई बात नहीं। सर ये तो सिर्फ अभी का जो आज का है, आधे घंटे पहले का, 1 घंटे पहले का, वो है पोस्ट कोविड। जो अभी इससे पहले जो दिया, सब बहुत मतलब लंबे टाइम से शुगर के पेशेंट है, उनको फर्क पड़ा। पोस्ट कोविड तो सिर्फ ये एक पेशेंट था, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। हाँ वो है, नो प्रॉब्लम। दीपिका जी, आप कितनी मात्रा में देते हो, कैसे देते हो उसको? सर हमने अपने बड़े गमले में लगाया हुआ है। जब वो अच्छा आपके पाम साइज का, मतलब पाम फिंगर हटा दोगे तो जो पूरे पाम में एक लीफ आ जाती है, उसको सिर्फ आपने धो के सुबह और शाम को चबाना है, और उसका टेस्ट अलग तरह का कड़वा है। एक पान का ना, सुबह और एक शाम को? हाँ जी, एक सुबह एक शाम। हाँ जी, अच्छा मैच्योर पत्ता होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो सर बहुत लोगों को फर्क मिला, बहुत लोगों को। ये तो सिर्फ हमने दिए ना, तो जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो और भी लेकर आते हैं, उन्होंने अपने आगे ऐसे 20 प्लस को दिया। तो आपस में जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। सब कहते हैं हाँ वो भी ठीक हो गया, वो भी ठीक। तो 1-1.25 साल से बहुत लोगों को ठीक करते हुए देखा है इस चीज से। इसके ऊपर मेरे ख्याल से रिसर्च होना चाहिए ना, एक 100 पेशेंट पकड़ के उसमें 50 को देना चाहिए, 50 को नहीं देना चाहिए, और पूरा 1 महीना देखना चाहिए कि कैसे रिजल्ट आता है। या डॉक्टर साहब, आप इसमें लीड ले सकते हो डॉक्टर साहब। यस डेफिनेटली, मैं इंफॉर्मेशन ले लूंगा ये दीपिका जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने एग्जांपल दिया था पैरासिटामोल का कि एलोपैथी और आयुर्वेद में अंतर है, कि वो जो है मतलब आयुर्वेद में पेशेंट का पूरा वो सब हिस्ट्री वगैरह देखते हैं,
लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो है जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं वो क्या एलोपैथी को कॉपी कर रहे हैं। जैसे हम जाते हैं उनके पास, तो पहले जो क्या पुराने वैद्य होते थे, ये आयुर्वेदाचार्य, तो वो नाड़ी देखते थे, नाड़ी देख के फिर वो दवाई बनाते थे। आजकल क्या हो गया है कि कोई भी बीमारी उसकी फिक्स मेडिसिन है और वो देते हैं। और मतलब टीवी पे भी जो डॉक्टर आते हैं आयुर्वेद, तो वो भी ऐसे ही करते हैं कि उनके पास फिक्स मेडिसिन रहती है कोई भी बीमारी की, और वो सबको दे देते हैं उस तरह से। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी क्या होता है, संगीता जी ने बताया कि उन्होंने गिलोय खाया तो उनको क्या हीट हो गई। तो उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कई बार जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आयुर्वेद में कि आयुर्वेद सबसे ज्यादा अब जो सबसे ज्यादा है ना आयुर्वेद में, अब क्या है कि आयुर्वेद एलोपैथी के कंपैरिजन के आयुर्वेद कॉलेजों, ये क्वेश्चन है ना आयुर्वेद कॉलेजों का है कि आयुर्वेद कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है ना, वो जो पढ़ाया जाता है आयुर्वेद, उसके साथ हर एक डिसीज के एलोपैथिक भी पढ़ाया जाता है, उसका भी पढ़ने को आता है। जैसे मैं सिस्टम को बोलूँ, आयुर्वेद में जो श्वास बोला गया है, तमक श्वास, उसको ब्रोंकियल अस्थमा एलोपैथी में बोलते हैं, तो तमक श्वास भी पढ़ाते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा भी पढ़ाते हैं। तो कंपैरिजन का आयुर्वेद डॉक्टरों में रहता है, लेकिन नाड़ी देखना जरूरी है। मैंने भी बहुत साल के बाद अच्छे एफर्ट से बेंगलोर के एक सर के पास से भी मैंने नाड़ी परीक्षा सीखी 2016 में, और अभी मैं अपनी सभी पेशेंट को नाड़ी परीक्षा करता हूँ। और आयुर्वेद के मैं पेशेंट को और आयुर्वेद के जो सभी डॉक्टर को भी बोलता हूँ कि आपकी आईज है ना, वो आयुर्वेद की रखिए। आप एलोपैथी का चश्मा पहन के आयुर्वेद की ट्रीटमेंट मत कीजिए। आपकी जो आईज हो वो आयुर्वेद की होनी चाहिए, ताकि हम आपके जो पेशेंट को देखो ना, तो देख के ही पता चल जाना चाहिए कि जो वायु का पेशेंट है पीत की प्रकृति वाला है या कफ की प्रकृति वाला। ये आयुर्वेद कॉलेजों में अब नहीं पढ़ाया जाता, आयुर्वेद कॉलेजों में इतना एजुकेशन नहीं दिया जाता है, उसके मुताबिक ये सब हो रहा है। सब एलोपैथी फॉलो कर रहे हैं, सब एलोपैथी को प्राधान्य दे रहे हैं, आयुर्वेद को प्राधान्य नहीं दे रहे। दूसरी बात, आयुर्वेद डॉक्टर जब प्रैक्टिस में बैठते हैं ना, तो उसका इनकम का भी क्वेश्चन आता है। तो इनकम का भी जब क्वेश्चन आता है, तब आयुर्वेद डॉक्टर पहले एलोपैथी प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद के मुताबिक वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि एलोपैथी से उसकी पब्लिसिटी अच्छे थोड़े ही दिनों में पब्लिसिटी हो जाएगी। आयुर्वेद में पब्लिसिटी होने के लिए लंबे साल तक ले जाते हैं, बहुत साल लगता है। इतना कॉन्फिडेंस मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल पा रहा हूँ। अगर 5 साल बाद आप मुझे मिले होते तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहा होता। तो ये एक्सपीरियंस है वो बहुत जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आयुर्वेद कॉलेज का है। हम ट्राई कर रहे हैं कि आयुर्वेद कॉलेजों में इसे पढ़ाया जा रहा है, वो नहीं पढ़ा जा रहा है। आयुर्वेद की आइज दी जाए स्टूडेंट को, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। ये आयुर्वेद कॉलेज का प्रॉब्लम है, इससे सब एलोपैथी साइड प्राधान्य रहता है आयुर्वेद डॉक्टर्स का। उसमें आजकल ये भी हो रहा है कि नाड़ी परीक्षण नहीं ठीक से सिखाते कॉलेज। नाड़ी परीक्षण सीखा ही नहीं जा रहा। नाड़ी परीक्षण बहुत, मैं अपने का ही बोल रहा हूँ, मैंने 2009 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है नडियाद के जेएस आयुर्वेद महाविद्यालय से। नाड़ी परीक्षण है वो सिखा ही नहीं जाती है स्टडी में। पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, पहले आयुर्वेद फॉरेस्ट में जंगलों में सिखाए जाते थे। जैसे हमारे रेकी के गुरु हमें रेकी के गाइड करते, ऐसे आयुर्वेद के गुरु होते थे, वो नाड़ी परीक्षा सिखाते थे, जंगल में जाते थे, वनस्पति सब ट्रीज का एक्सपीरियंस देते थे, वहां पे पढ़ाया जाता था। वो सच्चा आयुर्वेद है। अब आयुर्वेद लैपटॉप में पढ़ाया जाता है, एसी के बीच पढ़ाया जाता है। सब जो लोग होते हैं, वो जो प्रोफेसर है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर, जूम के ऊपर आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है। तो इससे भी आयुर्वेद डेवलप नहीं हो पा रहा है ना। आयुर्वेद की ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है। सब कोई नाड़ी नहीं सिखा रहा है। मैंने भी लंबे समय के साल 2016 में नाड़ी परीक्षा गुरु के पास से सीखी, और अभी मैं आगे चल रहा हूँ। जैसे जैसे नाड़ी परीक्षा में भी आगे बढ़ रहा हूँ, पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, उसका गाइडलाइन भी बढ़ता जा रहा है। वो जरूरी है, लेकिन कोई सिखा नहीं रहा है। और दूसरी बात, जो नाड़ी परीक्षा के गुरु है ना, वो अपने बेटा या अपनी बेटी को ही नाड़ी परीक्षा सिखाते हैं, और दूसरे को कोई नाड़ी परीक्षा नहीं देता, क्योंकि वो अपना नॉलेज शेयर करना ही नहीं चाहता। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो अपना जब बोलता हूँ तो सभी को कहता हूँ कि आप शेयर करने से नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा शेयर करने से। अगर मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करूंगा, तो इस जूम मीटिंग में से मुझे 4-5 पॉइंट्स ऐसे मिले, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो ये नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। जो आयुर्वेद डॉक्टर, बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर अपने नॉलेज भी शेयर नहीं करते, तो ये हमारे नेगेटिव बात है, वो सोसाइटी के ऊपर नहीं पहुंच पाते। आपकी बात सही है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है सर। नहीं, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अभी नाड़ी परीक्षा अगर डायग्नोस्टिक सेंटर्स अलग अलग जगह पे हो,
जहाँ लोग जाके अपना बीमारी का चिकित्सा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? कि नाड़ी परीक्षक बहुत ज्यादा होने चाहिए। आज मैं देख रहा आयुर्वेदिक डॉक्टर भी पूछता है कि एक्सरे का रिपोर्ट कहाँ है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट कहाँ है, नहीं उसके वो ऊपर तो सारा बात बोल निर्भर। रहा हूँ सर, यस वो तो अच्छा। बात बोल रहा हूँ कि कॉलेज में इसे प्राधान्य नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज में नहीं, लेकिन मैंने जब आप लोग इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमने सभी आयुष मिनिस्ट्री को भी हमने खत लिखा है, ईमेल किया है कि जो ओल्ड सिस्टम है ना उसको जीवित किया जाए। ये ओल्ड सिस्टम है, अगर ऐसा रहा ना सर तो 50 साल के बाद कोई भी ऐसा आयुर्वेद डॉक्टर भी नहीं रहेगा कि उसको नाड़ी परीक्षा आती होगी। हमने ये बहुत सारी ऐसी पार्ट है, आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसा पार्ट लिखा गया हुआ है। मर्म चिकित्सा भी है, जो मैं जानता हूँ जॉइंट पेन के पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं हम, उसके साथ भी रेकी देते हैं। तो मर्म चिकित्सा भी अच्छा है, अग्निकर्म चिकित्सा भी अच्छा है, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं है। तो वो हमने भी बहुत सारे ये तो ट्राइज आपके, किया है। मैं तो मानता हूँ कि आपके लिए बड़ी सुवर्ण संधि थी कोरोना की, क्योंकि अभी यस लोगों को यस एलोपैथी का विश्वास उड़ रहा है और दूसरा कोई साइंस उसके हाथ में नहीं आ रहा है। तो यस यहाँ यस पे मेरे कोरोना ख्याल में से आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने यस इकट्ठा आकर आयुर्वेदिक को बहुत बढ़ाना चाहिए। हर यस यस वार्ड में, डेफिनेटली म्यूनिसिपल वार्ड में आयुर्वेदिक का एक सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए कि ताकि वो नाड़ी परीक्षा करके आपको बताए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके दवा ले लेना। तो यस उसके लेकिन स्पेशलिस्ट लेकिन होने चाहिए, नाड़ी स्पेशलिस्ट अलग होने चाहिए जो ये शायद ट्रीटमेंट डेफिनेटली करें। अलग होना चाहिए। लेकिन हमारे भी बहुत सारे आप बोले कि इंटरनल भी पॉलिटिक्स है। आयुर्वेद डॉक्टर्स जो इंटरनल भी एसोसिएशन बनाते हैं ना, उसी में भी बहुत सारा पॉलिटिक्स रहता है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो आप लोग इसका अपनी क्यों नहीं सोचते हैं कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा क्यों नहीं हो? यस आयुर्वेदिक यस साइंस नहीं का है, आईएएस होना चाहिए, नहीं यस उसमें यस सारी चीजें डेफिनेटली आपको ये करनी चाहिए। तो आप जरा डेफिनेटली होना बताओगे ना, चाहिए, हम डेफिनेटली लोग आपको सपोर्ट करते हैं। यस यस आप डेफिनेटली में से मैं कोई ये आगे सब आएगा तो नहीं, गवर्नमेंट तक डेफिनेटली जाके हमारी हम जब सब जोनल मीटिंग हम जब हमारी होगी तो हमारे ये जूम मीटिंग में से 3-4 पॉइंट्स आप ऐसे मुझे मिले हैं, वो हम नहीं, डॉक्टर के बिल्कुल पास एक रखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस IIAS होना चाहिए। उसका खुद यस का यस हॉस्पिटल होगा, कॉलेज होगा, उसकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और उसके अंदर चिकित्सा और निदान दो के अलग अलग सेक्शन करके जहां जहां लोग जा सकते हैं 10 मिनट के अंदर में जाके अपनी परीक्षा करवा सकते हैं, नाड़ी परीक्षा। तो यस मेरे ख्याल यस से एक आदत हो जाएगी। अभी क्या होता है, लोग पैथोलॉजी में जाते हैं और रिपोर्ट लेके आपके पास आते हैं और आप थोड़ा भी डिस्करेज करते हो तो जाके फिर एक बार एलोपैथी में बैठ जाते हैं। लोगों यस को नहीं यस करना है। हमने एक बीच में रिसर्च किया था 4-5 बरस पहले 2014 में, तब ये पता चला था कि हम 59% पीपल आर नॉट हैप्पी विथ एलोपैथी and यस यस 21% are looking for some kind of a alternative, they are not finding. तो उसका मतलब almost 80% people are not happy with allopathy and this was before corona. यस यस अभी कोरोना के बाद में अगर रिसर्च करूं तो शायद एलोपैथी में कोई प्रेफर भी नहीं करेगा, क्योंकि उनकी यस जो यस मर्यादा है सारी एक्सपोज हो गई है। नहीं, कहीं पे वो कहते थे कि हमारे पास हर चीज की दवा है, ऐसा दिख तो नहीं रहा है। आज अमेरिका यस जैसे कंट्री में 7-8 लाख लोग मरते हैं 30 करोड़ में से, नहीं तो लोगों का एक विश्वास उठ चुका है। मैंने तो CNN पे देखे एलोपैथी डॉक्टर रोते हुए मैंने देखा कि हमारा साइंस मर गया, अभी काम नहीं आ रहा। नहीं, ये ऐसी अवस्था है, ये एक वैक्यूम बन रही है, तो आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए। यस सारी यस ताकत लगा डेफिनेटली के आयुर्वेदा का एक पर्याय देना चाहिए लोगों को। यस यस और डेफिनेटली यही मैं हमारा ये उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है। यस वेव ऑफ फेथ में हम यही करना चाहते हैं कि लोगों को कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। पीपल आर नॉट हैप्पी विद एलोपैथी बट दे वांट टू से समथिंग। क्या दोगे उसको? सर तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आई एम एग्री विथ यू 110%, नहीं 100%, 110% दी नाड़ी परीक्षा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपने दिए हैं वो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए डेफिनेटली। ये सब मैं अपनी डॉक्टर्स मीटिंग में भी सब हाईलाइट करूंगा, ये जो एक 3-4 पॉइंट्स है। राजकोट जैसे एक सिटी में कम से कम 10 नाड़ी परीक्षा केंद्र होने चाहिए। यस 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 जैसे पैथोलॉजी डेफिनेटली लैब होती है वैसे, तो लोग नहीं जाएंगे वहां। अभी लोगों के पास पर्याय नहीं है, बीमार पड़ते तो यस कहाँ चिकित्सा करे, कहाँ निदान करे? डेफिनेटली डेफिनेटली ये सब हम अपने प्रस्ताव में भी हम कम से कम आप जरूर आपसे शुरू करना, एक को तैयार करो आप नाड़ी यस परीक्षा यस के लिए। श्योर 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 वेरी गुड, थैंक यू सो कृपा मच। मैडम, अब 9 बजे तक आ गए, थोड़ा अभी कंप्लीट करना था। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब को ये देना, रेस्ट देना। एक आध सवाल ले सकते हैं शायद, इतने सारे आ यस यस एक आध सवाल ले लेते हैं। अच्छा, हेलो, जय गुरुदेव। हाँ जय बोला। गुरुदेव। हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए सर। जैसे हाँ, आई एम वेरी फैमिलियर विद अवर गुरुदेव
यस यस, थैंक यू सर। प्रेमकर बात कर रहा हूँ। मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे, उसके बाद मैं एलोपैथी मेडिसिन ही ले रहा था और उससे मुझे मेरी एपिटाइट कंप्लीट किल हो गई। यस यस, ओके। जैसे मैं अभी दोपहर को 2 आधी रोटी खाता हूँ ज्वार की, शाम को 1.5 चपाती खाता हूँ, ऐसा लगता है अरे भाई छूट गया हमें खाने से, बस ऐसा होता है। और अभी 7 to 8 एलोपैथिक टैबलेट्स आर गोइंग ऑन बिकॉज 2 ऑपरेशंस वर परफॉर्म इन माय बॉडी। मैं कैसे ये वैद्यनाथ, हिमालय या रामदेव बाबा, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है जो मेडिसिन की कि भाई इससे भूख बढ़ती, वो मैं ले सकता हूँ, वो मैं ले सकता हूँ विदाउट कंसल्टिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर। ओके ओके, ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो एलोपैथी के जो दवाइयाँ हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू मैडम को या फिर मुझे मैडम से आप मेरा नंबर ले लीजिए, कृपा मैडम से। आप मुझे वो सब डिटेल्स दीजिए कि आपको कौन कौन सी एलोपैथी दवाइयाँ चल रही है, और उसके मुताबिक हम आयुर्वेद जे एपेटाइजर से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलके वो भी ले सकते हैं हम, अगर आप एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक आपकी बात रिपोर्ट्स दिए बगैर मैं एक दवाइयाँ का नाम आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। बैद्यनाथ कंपनी की सिरप एप्टी लीफ आती है, आप नाम लिख लीजिए, सिरप एप्टी लीफ, बैद्यनाथ सांडू कंपनी की सिरप एप्टी लीफ, सांडू कंपनी की एप्टी लीफ, APTILIFT, एप्टी लीफ, एप्टी लीफ, APTILIFT, एप्टी लिफ्ट, सांडू कंपनी की एप्टी लीफ सिरप बेस में आता है। वो आप 15 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, आधे घंटे पहले, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले आधा घंटे पहले 15 ml दिन में 2 बार, वो आप ले सकते हैं। वो अच्छा नेचुरल एपेटाइजर है, बहुत अच्छा नेचुरल एपेटाइजर है। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपका डाइजेशन इंक्रीज करेगा, और दूसरा बात पित्त का कंट्रोल करेगा, और आपको वोमिटिंग जैसा सेंसेशन होगा उसको भी अच्छा ट्रीट कर पाएगा। तो और अगर आप उससे अच्छा ना हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू सब डिटेल्स भिजवाइएगा, मैं आपको गाइड करूंगा, डेफिनेटली गाइड। आई गॉट इट, थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय गुरुदेव। ओके, जय गुरुदेव। अभी 3-4 हैंड्स रेज है और अभी टाइम हो चुका है, तो क्या मैं आपका ईमेल आईडी उनको दे दूं कि उनको जो कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ईमेल से रिप्लाई कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। ओके, तो ये मेरे ख्याल से डॉक्टर कृपा दीदी, मेरे ख्याल से उनको अगले हफ्ते हम बुला सकते हैं वापस, और एक बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल है, we can call him again, let him share his आयुर्वेदा नॉलेज, और एक हफ्ते में वो जो कुछ और करना चाहते हैं वो करके भी अपने पास आ जाएंगे। आइडियाज ये हो गई ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा सेशन रहा, वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सर, थैंक यू। लोगों की आशा बहुत है आयुर्वेद के ऊपर। नो, थैंक यू। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद रेखी इकट्ठा आके एलोपैथी के सामने एक बहुत बड़ी एक वेव तैयार करनी पड़ेगी अपने को। यस डेफिनेटली। उनकी लॉबी उनके पास रखने दो, हम एक बड़ी लॉबी खड़े कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, श्योर। थैंक यू सर, मेरा काम अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक यू सर। और आपके जो आपके जो सजेशंस होते हैं वो अभी मैं एक ब्रीफ नोट बना लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम हम जब एसोसिएशन की मीटिंग हो उसमें भी प्रस्ताव रखूंगा कि हमने एक जूम मीटिंग की थी एक ग्रुप के साथ, और उसमें भी सीनियर्स के साथ डिस्कस हुआ, तो ये सब पॉइंट्स मिले हैं, तो यो भी हम अपने ओर से ट्राई करेंगे अगले स्टेज के ऊपर ले जाने के लिए। Very good. Thank you so much, Dr. Sir. Thank you and good night. Thank you. No, thank you very much, Krupa Madam, Ajit Sir, and all listeners. Thank you very much. By heart, thank you कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं, और आप भी, मैं पॉजिटिव हूं, जब भी चाहे आप कृपा मैडम से थ्रू मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं और बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू वेरी मच ऑल। Good night. Good night. Thank you everybody for joining this meeting. मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ, and see you in the next week. डॉक्टर साहब का जैसे